चिन्हित एंगल का नाम डियर ड्रिल बिट के एक्सिस के लंबवत हम लोग लाइन खींचते हैं और फ्लैंक या फ्लैंक होती है, इसके बीच में जो एंगल बनता है भाई साहब ये हमारा लिप क्लियरेंस एंगल कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? सुपर फास्ट वाले रिवीजन किया जाएगा, सुपर फास्ट, फास्ट है सुपर फास्ट, ठीक है। देखिए डियर एबीसीडी आता है, पहले ए आता है बाद में ओ आता है, पहले ए बाद में ओ, तो ये एसिटिलीन वाल और यह ऑक्सीजन कंट्रोल वाल। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं डियर, ऑप्शन डी ऑक्सीजन कंट्रोल वाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है किस कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है। एक में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा मुड़ा हुआ, ऐसा किस में होता है भैया? तो ये होता है जैनी कैलिपर में। इसको हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे कि हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, ठीक है, जैनी कैलिपर और लेग कैलिपर, ये चार नाम है इसके। इसका यूज किसी भी जॉब के पैरेलल लाइन खींचना हो या किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर निकालना हो उसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील में बंधन की ताकत को इंगित करता है। कोई भी ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है भाई साहब तो ग्राइंडिंग व्हील में अब्रेसिव पार्टिकल मिले होते हैं। अब्रेसिव पार्टिकल को मिला करके व्हील कैसे बनेगा? तो इनको आपस में चिपकाया जाता है, चिपकाने वाले पदार्थ को बाइंडर का बोला जाता है, बॉन्ड या बाइंडर, और उसकी ताकत को हम लोग ग्रेड के द्वारा दिखाते हैं कि उस बॉन्ड या बाइंडर की चिपकाने की क्षमता कितनी, ताकत कितनी है, उसको ग्रेड के द्वारा दिखाया जाता है। ग्रेड ए से लेकर के जेड तक होता है। आगे बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा चित्र में दर्शाए गए संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भैया? छिद्रों का पता लगाने के लिए काफी लोग यार बहुत बढ़िया है, 380 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं डियर। एक बार कोशिश कीजिएगा कि हम लोग 400 भी क्रॉस कर जाए ना। देखिए सब लोग पता नहीं कितना कितना टारगेट मांगते हैं, सोचिए मैं तो 380 चला तो मैं 20 और मांगता ना। 400 ज्यादा लालच नहीं, लालच बुरी बला है। बस 20 लोग और आ जाते तो 400 हो जाता, और 20 लोग होना बहुत बड़ी चीज नहीं है। दो बच्चे भी अपने यहाँ ITI के 380 में से दो बच्चे भी शेयर कर दिए अपने ITI के ग्रुप में ना, 400 पूरा हो जाएगा तुरंत खटाक से, पता भी नहीं चलेगा। तो कम से कम पूरा कर देते तो मजा आता। चलिए बाकी यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। इनमें क्या होता है, इनको लिखा ना दर्शाया छिद्रों का पता लगाने, विच इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग होल को लोकेट करने के लिए, जिससे कि रिटेनिंग स्क्रू लगा करके इन दोनों पार्ट को एक साथ रोका जा सके, उसके लिए दोनों साइड में लोग डॉवेल पिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डॉवेल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रोड को पकड़ने और हेयर फेयर, मतलब इलेक्ट्रोड को पकड़ करके इधर उधर चलाने के लिए डियर, इलेक्ट्रोड को पकड़ करके इधर उधर चलाने के लिए किसका यूज किया जाता है भाई साहब? जैसे तो बल्ब को पकड़ने के लिए बल्ब होल्डर होता है, बल्ब को पकड़ने के लिए बल्ब होल्डर होता है, इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर होगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और चलिए इसी के साथ आप लोग इतने आज्ञाकारी बालक हो यार कि मैं क्या ही बताऊं। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे आप जैसे स्टूडेंट मिले हुए यार ना। मैंने 20 मांगा आपने 40 दे दिया, मतलब ये तो ऊपर वाले की तरह आप लोग कृपा कर रहे हो कि जितना मांगा उससे ज्यादा दे दिया ना। आप 400 लोग हो चुके हैं तो थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान आ गई ना। ठीक है, ये आपकी वजह से आई है तो इसको बनाए रखिए, इसको कम नहीं होने देना। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। व्हाई एसिड टैंक आर मेड ऑफ लेड सीड। जो एसिड, एसिड मतलब डियर, एसिड मतलब तेजाब। तेजाब भैया अगर आप प्लास्टिक देखते हैं मार्केट में भी तेजाब मिलता है तो शीशे की बोतल में मिलता है। प्लास्टिक का किसी मेटल में मिलेगा तो उसमें क्या जंग लगकर टूट जाएगा, प्लास्टिक पिघल जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसको शीशे की बोतल में रखा जाता है। क्यों? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन, संक्षारक से बचाव के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा अक्षर लेटर ड्रिल की सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है? देखिए लेटर ड्रिल में डियर ए से जेड तक दिखाया जाता है। ए वाला सबसे छोटे को, जेड वाला सबसे बड़े को, ए सबसे छोटे को, जेड सबसे बड़े को। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया? सबसे बड़े की बात किया तो जेड हो जाएगा। देखिए मैं इसको कैसे याद रखता था, एक ट्रिक बताऊं, मुझे भी ये बड़ा क्योंकि यार ऐसी चीजें भाई बाद में भूल जाएगा कि ए वाला सबसे छोटा था या जेड वाला सबसे छोटा था, कौन था। तो मैंने याद रखा कि भाई ए से अभिषेक होता है, जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक और मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। तो ये मेरी याद करने की ट्रिक थी। जब मैं अपने समय पे कॉलेज में था तो मैं ऐसे ही याद रखा था इसको कि भाई ए से अभिषेक होता है और मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं, तो मतलब ए वाला सबसे छोटे को लिखा है। तो ये जुगाड़ मैंने बनाया था डियर। तो ऐसे आप लोग भी कुछ ऐसे अपने शॉर्ट ट्रिक बना करके काम कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं देख रहा हूँ मौसम कुमार भैया जी ने 20 रुपए का सुपर चैट किया, भाई इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए डियर, ये कह रहे हैं मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटे ही चली। चलने के लिए कितना उपलब्ध है डियर? 20 घंटे के लिए वो अवेलेबल थी, लेकिन 20 में से सिर्फ 15 घंटा ही चला, तो उसका अवेलेबिलिटी परसेंटेज कितना? परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया जाता है। 20 + 100, 15 × 75 आ गया मजेदार जवाब। कितना आ गया? 75%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है डियर? चित्र में दिखाया गया, ठीक है, ये इसका तो बेस हो गया, ये टेबल हो गया ना, वर्क टेबल हो गया, टेबल क्लैंप हो गया, यह पिलर, कॉलम, स्पिंडल भी कई बार बोल देता है, ड्राइविंग मोटर, बेल्ट गार्ड, फीड हैंडल,
ना। और यह क्या है, इसी में हम लोग ड्रिल बिट को पकड़ते हैं और इसको हम लोग ड्रिल चक कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिल चक कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ध्यान से देखेंगे ना, 1 2 3 कितने जबड़े हैं डियर? 3 जबड़े। कितने जबड़े? 1 2 3 3 जबड़े हैं। 3 जबड़े हैं, अच्छी बात है। अब इसके साथ हम लोग इसको क्या कह देते हैं? तो इंटरनल जॉ कहते हैं, क्योंकि 3 जा सेल्फ सेंटरिंग चेक होता है, ये खुद से ही सेंटर में हो जाता है, इसको सेल्फ सेंटरिंग चेक भी कहते हैं। तो ये हमारे इंटरनल जॉ जो बाहर दिखाया गया, एक्सटर्नल जॉ। और ठीक है, यहाँ पर जो दाता कटा हुआ डियर, ये क्राउन व्हील कहलाता है, ये स्क्रॉल कहलाता है ना। ये जो दाता कटा हुआ पूछ रखा है, ये क्राउन व्हील कहलाता है। ये चक्की होता है, यह की सॉकेट होता है। तो जिसको पूछा था दाता कटा हुआ क्राउन व्हील, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सोने के आभूषणों को तराशने के लिए किस स्पेल्टर का उपयोग किया जाता है? इसके लिए भी मैंने तरीका बताया था डियर कि सोना चांदी च्यवनप्राश, सोना के साथ चांदी, कभी भी ऐड सुना ना, सोना चांदी च्यवनप्राश, और ऐसे भी जनरली सोना चांदी एक ही साथ नाम आता है। तो सोनी की बात किया था, चांदी चांदी मतलब सिल्वर, सिल्वर ऑप्शन ए हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा सेंट्रल लेस मशीन में कितने प्रकार के बेडवे होते हैं डियर? सेंट्रल लेस मशीन में अगर बेडवे की बात करें तो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? फ्लैट बेडवे, वी टाइप बेडवे, कंबाइंड। कंबाइंड में फ्लैट और वी दोनों रहता है, मतलब 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं डियर? 3 टाइप के होते हैं। तो ऑप्शन में जितने बच्चे बता रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चित्र में दिखाएगा वर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? ये थोड़ा सा आगे न्यूमेरिकल वाला डियर, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, लेकिन किया जाएगा। क्या करना है, टाइम अपने पास बहुत है ना, टाइम की दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम लोग पहले इसका डियर रीडिंग निकालते हैं। क्या निकाला जाएगा? रीडिंग। तो यह था डियर हमारे पास का वर्नियर माइक्रोमीटर है। देखिए आप लोग शुरू में भूल जाइए कि वर्नियर माइक्रोमीटर, इसको नॉर्मल माइक्रोमीटर की तरह ट्रीट कीजिए, तब मजा आएगा। अभी क्योंकि वर्नियर डिवीजन नहीं आया, अभी जब वर्नियर डिवीजन को पढ़ने जाएंगे तब वर्नियर माइक्रोमीटर की जरूरत पड़ी। अभी नॉर्मल पढ़िए, जैसे नॉर्मल माइक्रोमीटर को पढ़ते हैं। तो क्या भाई 0 है, 5 है, देखिए ऊपर 1 mm पे निशान होता है, नीचे आधा mm पे होता है। तो ऊपर का देखिए 5 6 7 8 9, नीचे वाला आधा mm पे रहता है, तो नीचे का एक लाइन आउट दिख रहा है। 9 के बाद 9.5, मतलब कितना दिख रहा है मेन स्केल की रीडिंग? 9.5 हो गया डियर, 9.5 में लिख लिया। प्लस यहाँ पे थिम्बल का देखिए कौन सी लाइन डिटरमाइन की सीध में है या उससे पहले है, तो 45 46 या 47 आगे निकल गया, मतलब 46 वाला लेंगे। 46 इंटू लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना होता है डियर इसका? 0.01 प्लस। अब आएंगे हम लोग वर्नियर वाले पे। अब वर्नियर वाले का देखा जाएगा भाई साहब, वर्नियर पे देखिए 0 है, 1 2 3। ब्लैक लाइन कौन सी है डियर? ब्लैक लाइन जो डार्क दिखा है तीसरी लाइन है, मतलब तीसरी लाइन हमारे सिंबल से मैच कर रही है, तो 3 लिख लेंगे इंटू, चूंकि हमने वर्नियर डिवीजन की माप पढ़ी है तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट लिखेंगे जो कि 0.001 होता है। आई बात समझ में? जब वर्नियर डिवीजन का लिस्ट काउंट लाइन पढ़ी जाएगी तब हम वर्नियर माइक्रोमीटर वाला लिस्ट काउंट लिखेंगे, उसके पहले नॉर्मल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट लिखा जाएगा। जिसको पढ़ रखे हैं भैया उसी को तो लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लिया जाए, जोड़ लेते हैं 9.50, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 0.46 हो जाएगा डियर, और वहाँ पे 0.003 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, इधर मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। 9.50 है, और क्या था दशमलव नीचे दशमलव लिख लीजिए 46, और क्या था 0.003, बस तीनों को ऐड कर लीजिए। 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 4 9 आ जाएगा, यहाँ दशमलव, यहाँ भी 9.963। ऑप्शन कौन सा डियर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कह रहा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का, जितने बच्चे भाई 9.963 mm बता रहे थे, कोमल, संदीप, चेतन, पार्वती, दीपक, ठीक है, गफर है, मौसम कुमार है, मोहित कुमार है, मिश्रिया है, लक्ष्मण है, इंडियन रेलवे है, दीपक कुशवाहा, ठीक है भैया, वेरी गुड। रिंका मीना, अर्जुन, अविनाश, सचिन, बहुत बढ़िया, नीतीश भाई साहब भी है, सही है डियर, वेरी गुड। क्या कुछ पूछना चाह रहा है कोई जवाब, कोई क्वेश्चन? अर्जुन भाई साहब आपने पेमेंट कर दिया, अगर आपने, अच्छा आपने 99 रुपए जो है टेस्ट सीरीज के लिए आपने पेमेंट किया है डियर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप ना अपना ऐप खोलिए, उसमें सबसे ऊपर जैसे ऐप ओपन करेंगे स्टोर वाले पे नीचे स्टोर का ऑप्शन होता है, वहां क्लिक करेंगे तब भी एकदम ऊपर दिखाएगा, या साइड में क्लिक करके अपने कोर्सेज में जाइए। नॉर्मल आप कहीं में जाइए, परेशान मत होइए, ऐप खोलिए, नॉर्मल आप ऐप खोलेंगे, स्टोर पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर लिखा हुआ योर परचेज कोर्स, उस पर क्लिक करेंगे, अपना टेस्ट सीरीज में चले जाएंगे। जाइए अनलिमिटेड टेस्ट लगाइए डियर, टेंशन की बात नहीं है। देखिए डियर, यहाँ जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जिसका काम होता है वोल्टेज को लो करना, मतलब लो वोल्टेज और हाई करंट उत्पन्न करना, लो वोल्टेज और हाई करंट उत्पन्न करना, क्योंकि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक लो वोल्टेज और उच्च धारा एम्पीयर में बदल देता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग 40 से 100 वोल्टेज रखते हैं और 100 से 1000 एम्पीयर धारा रखते हैं वेल्डिंग के लिए।
चित्र में दिखाया गया स्टेक का नाम क्या है? देखिए डियर, ये आपके सामने दिख रहा है, आकृति कैसी है? आकृति राउंड जैसी है, राउंड बॉटम स्टेक। कितना आसान है इसको याद रखना, राउंड आकृति है, राउंड बॉटम स्टेक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कह रहा डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई की विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जा सकता है? कि डेप्थ माइक्रोमीटर जनरली जो डियर होता है ना, वो 0 से लेकर के 1 से लेकर के उससे ज्यादा को मापना होता। तो जैसे होता है ना, आपके घरों में सॉकेट लगा होता है, पता चला भाई जो आपका बोर्ड है, बोर्ड में एक ही सॉकेट है, आपको भाई 3-4 सॉकेट की जरूरत है, 3-4 चार्जर लगाने हैं, तो कहां लगाओगे? तो आप मार्केट से एक्सटेंशन बोर्ड खरीद के लाते हो ना, उसको प्लग वहां लगाते हो, उसमें 3-4 लग जाता है। वैसे यहाँ पर भी अगर आपको विस्तृत श्रृंखला को मापना है 25 mm से भी ज्यादा को, तब हम लोग एक्सटेंशन रॉड, जैसे वहां पे एक्सटेंशन बोर्ड, यहाँ पे एक्सटेंशन रॉड यूज कर लिया जाता है, यूज ऑफ एक्सटेंशन रॉड। नेक्स्ट है मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट डाउन। देखिए माइक्रोमीटर का पूछता, सिर्फ माइक्रोमीटर का पूछता था तो 0.01 mm हो जाता, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। यहाँ पे वर्नियर माइक्रोमीटर कह दिया, वर्नियर माइक्रोमीटर कह देगा तो 10 गुना एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, 0.001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 0.001 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? तो जो डियर एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक होता है, त्रिभुज आकृति में तिरछा काटा गया होता है, जिसको एडजस्ट करके हम लोग विभिन्न अलग अलग ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा डियर? टू सेट डिफरेंट हाइट, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा भाई, अभी यहाँ पे किसी का कमेंट आया कि सर आप बहुत तेज क्यों पढ़ा रहे हो? कृष कुमार जी हैं, आराम से पढ़ाइए सर जी। क्या भाई ऐसा करूं मैं? आप लोग बताइए, धीरे धीरे पढ़ाऊं मैं? मेरे को क्या, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, सुबह तक पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कृष कुमार भैया हैं, मैं इनका समझ रहा हूँ, ये वही वाली मैं एक एग्जांपल दिया था ना कि पता चलेगा ट्रेन में गई ना बैठे, अब इनकी जानकारी तो बा ना, गए ना स्टेशन पर, देखिए कि यार ये ट्रेन खड़ा बा, यही में बैठ जाए, वो रहल सुपर फास्ट ट्रेन, तो अपने गाँव के सामने पहुंच के सोचा कि चेन पुलिंग कह दी यहीं उतर जाए, वो तो पैसेंजर में होला ना, सुपर फास्ट में ऐसे काम ना वाला। ठीक है, तो अगर टाइम से पढ़े होते, जब मैं पढ़ा रहा था भौकाल सीरीज में डियर, एक एक पार्ट को मैं इतना डिटेल में चारों ऑप्शन को विद फिगर समझाता था भाई, 40-40 मिनट में सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व कराता था। तो वहां पे मैंने धीरे धीरे कराया। अब तो मैं आपको पढ़ा चुका है, तो क्विक रिवीजन है, क्लास स्टार्ट करते हैं मैंने बोला भैया तूफान ही मैराथन, तूफान कभी धीरे धीरे हवा की तरह थोड़ा बहेगा भाई, इनको कौन समझाए? आप भाई आप भौकाल सीरीज देख डालो ना, भौकाल सीरीज में मैंने धीरे धीरे पढ़ाया, इतनी मेहनत से समझाया है, लेकिन नहीं। भाई भौकाल सीरीज में मैंने धीरे धीरे पढ़ाया है ना, वहां पे पढ़िए, भौकाल सीरीज में 15-16 पार्ट है, बहुत आराम से पढ़ाया है। ठीक है, वहां आराम से पढ़, यहाँ पे मुझे क्विक रिवीजन फटाफट तेजी से कराना है यार डियर, बात को समझो आप लोग। चलिए, वाई आर रिप्स प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट? एंगल प्लेट में देखिए हमारे पास क्या होता है, एंगल प्लेट होता है, एंगल प्लेट में हम लोग रिप्स लगाते हैं ना, जैसे एंगल प्लेट का जो दो प्लेटें होती है उनकी आपस में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो एक लंबे समय के बाद क्या होगा कि हो सकता है वो आगे झुक जाए या पीछे झुक जाए, उसकी कुर्सी खराब हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पार्ट को हम लोग ऐसे एक रिप्स के द्वारा एंगल लगा के जोड़ देते हैं, इसी को रिप्स बोला जाता है। इसका काम होता है कि लंबे समय के बाद भी उसकी एक्यूरेसी को बनाए रखे, मतलब डिस्टोर्शन विरूपण से उसको बचाए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे प्रिवेंट डिस्टोर्शन, विरूपण को रोकता है, ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भैया, लेथ में थ्रेड कटिंग के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या? देखिए गियर फॉर्मूला के लिए ड्राइवर अपॉन ड्रिवेन होता है, क्या होता है? ड्राइवर अपॉन ड्रिवेन, टीपीआई ऑन लीड स्क्रू अपॉन टीपीआई टू बी कट। ठीक है, तो यह देखेंगे तो टीपीआई ऑन लीड स्क्रू अपॉन टीपीआई थ्रेड। देखिए टीपीआई का मतलब होता है थ्रेड पर इंच, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा कौन सा ऑपरेशन किसी दी गई गहराई के लिए होल को बड़ा करता है? कौन सा ऑपरेशन है जो किसी दी गई गहराई के लिए होल को बड़ा करता है? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए कोई हमारा पार्ट है डियर, कोई पार्ट है, इसमें होल बना हुआ, एक निश्चित गहराई के लिए अगर हम लोग होल को बड़ा कर दें तो इसको हम लोग काउंटर बोरिंग कहते हैं। अगर होल को ऊपर से लेकर पूरी गहराई तक पूरा हम बड़ा कर देते तो बोरिंग कहलाएगा, पर एक निश्चित गहराई तक ही होल को बड़ा करे तो काउंटर बोरिंग कहलाता है भैया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काउंटर बोरिंग। जहां पर रिविट या हेड के स्क्रू के हेड को छिपाना होता है वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए। कुणाल घोष जी आपके लिए मैंने बता दिया भाई साहब, जिनको धीरे पढ़ना है डियर परेशान मत होइए, मैंने पढ़ा रखा है भाई धीरे। जिंक ना कौन सा है सस्ता निकालता है? तो देखिए जिंक डियर हमारा किससे मिलता है? कैलेमाइन, फ्रैंकीनाइट ना, जो जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, कैलेमाइन, फ्रैंकीनाइट, इस चारों से हमें जिंक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कैलेमाइन वाला दे रखा है, जो कैसिटेराइट और टिन स्टोन से टिन प्राप्त होता है, गैलेना से हमें लेड प्राप्त होता है और बॉक्साइट से हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
थ्रेड की रूट और क्रेस्ट के बीच के हिस्से का नाम देखिए कहीं पे जब थ्रेड बनती है इस तरह से थ्रेड बनती है ना, तो ऊपर वाले हिस्से को डियर हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग रूट कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को क्या बोला, थ्रेड की रूट और क्रेस्ट के बीच का, तो ये क्रेस्ट हो गया, रूट हो गया, इसके बीच का ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं डियर, इसको हम लोग फ्लैंक कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है, मैंने आपको बार बार बताया कि रिंग गेज और प्लग गेज। रिंग गेज उंगली के ऊपर पहना जाता है, इसका मतलब बाहरी व्यास को चेक करता है, और प्लग गेज सॉकेट के अंदर चला जाता है, इसका मतलब आंतरिक व्यास को चेक करता है। तो यहाँ पे रिंग गेज की बात कर रहा है, तो वो भी कौन सा है, थ्रेड रिंग गेज। सिर्फ रिंग गेज होता तो बाहरी व्यास को चेक करता है, थ्रेड रिंग गेज हो गया अब ये बाहरी चूड़ी को चेक करेगा, एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, टू चेक द एक्सटर्नल थ्रेड, क्या टू चेक द एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। भाई यही तो यार, अब बताओ मैं क्या करूं, कुछ लोग कह रहे हैं धीरे कराइए, कोई कह रहा है सर और तेज कराइए, अब मैं क्या करूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है यार, अब मैं खुद कंफ्यूज हूं, मैं क्या करूं। मुझे तो यार कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, आप कहोगे मैं एकदम तेज तेज पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसे कहोगे वैसे पढ़ा दूंगा, मुझे पढ़ाने आता है, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यार, अब आप लोग डिसाइड कैसे करोगे, लग रहा पोल करवाना पड़ेगा क्या। चलिए अभी मैं पोल करवाता हूँ ना, अभी मैं विवेक से तो बोलता हूँ पोल करवा देंगे, तब आप लोग क्लियर करना क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना। एक सेकंड मुझे समय दीजिए, मैं उनको मैसेज करता हूँ कि भाई पोल लगा दें। चार्जर लग गया। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन ना, आयरन लोहे का सबसे शुद्ध रूप, तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप रॉट आयरन होता है। क्या होता है, रॉट आयरन होता है। रॉट आयरन मतलब जिसमें हमारा जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो 99.9% पाया जाता है, इसलिए इसको सबसे शुद्ध बोला जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यह कह रहा चित्र में दिखाया गया गेज का नाम है ना, चित्र में दिखाया गया गेज का नाम क्या भैया, तो ये जो गेज है ना डियर, इसको लोग स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं, क्या SWG स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से जाना जाता है। सीट की मोटाई या वायर के डाई को भी चेक कर सकता है, तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसको SWG भी शॉर्टकट में कहते हैं। अगला है कंडेंसर सेट का कौन सा भाग 1 डिग्री की एक्यूरेसी के भीतर कोणों को चिन्हित करने के लिए, 1 डिग्री के भीतर कंडेंसर सेट में हमारा स्टील रूल होता है, पे हमें पता चल जाएगा डियर क्या कि इसकी जो एक्यूरेसी है, जो मिनिमम आप ले सकता है वही इसकी एक्यूरेसी मतलब 0.5 mm होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टर्निंग ऑपरेशन में कटिंग फ्लूइड का क्या फायदा है। टर्निंग ऑपरेशन में जो कटिंग टूल हमारे जॉब पे कटाई कर रहा होता है, तो जो कटिंग टूल गिराया जाता है उससे कटिंग टूल ठंडा रहता है। कटिंग टूल ठंडा होगा तो उसकी एज लंबी समय उसकी लाइफ लंबे समय तक बनी रहेगी ना, एज लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि कटिंग टूल का अगर एज गर्म होगा तो गर्म होकर मुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कटिंग टूल गिरेगा तो ठंडा रहेगा और लंबे समय तक वो चलेगा ना, उसकी टूल लाइफ बढ़ जाएगी। प्लस वर्कपीस भी ठंडा रहेगा, वर्कपीस गर्म है तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, और कटिंग टूल की वर्कपीस भी ठंडा रहता है जिससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो वही है कि कूल्स द टूल एंड वर्कपीस, दोनों ठंडा रहते हैं, जिससे टूल की लाइफ बढ़ जाती है और वर्कपीस की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। कह रहा है कि 5S तकनीक में सेरी का क्या अर्थ है। देखिए 5S में 5S होते हैं, जापानी वर्ड है सेरी, शिशो, सैटर्न, शिकेत्सु, शित्सुके, शिकेत्सु, शित्सुके, ये 5 वर्ड है हमारे डियर। तो पहले S का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट, थेरी या इंग्लिश में शॉर्ट कहते हैं, मतलब जो वहां पे काम करने के स्थान पे जो भी अनावश्यक वस्तुएं उनको छांट करके अलग करना, उनको दूर हटाना, तो वही है रिमूव अननेसेसरी आइटम, जो भी अनावश्यक वस्तुएं उनको छांट करके वहां से अलग करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर, कोई भी साइज जो दिया जाता है, मान लीजिए बेसिक साइज 20 है, बेसिक साइज 20 है जो आपको बनाना, तो उसमें छूट दिया जाता है कि आप 22 बना दीजिए तब भी चलेगा, 18 बनाइए तब भी चलेगा, तो यह अधिकतम सीमा होगी या न्यूनतम सीमा होगी। अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का जो अंतर है 18, 4, 22, 4 का अंतर है, यही हमारा क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। भाई क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। इसको टोटल परमिसिबल साइज भी बोला जाता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, आपसे से मैं प्रोटेक्टर का कौन सा भाग, बेवल प्रोटेक्टर की बात कर रहा भाई साहब, कौन सा, बेवल प्रोटेक्टर का। चलिए अब आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों का जवाब आ चुका है। 76% बच्चे कह रहे हैं कि तेज पढ़ाइए, तो भाई बहुमत के साथ तो
मोदी जी भी हैं तो मैं कौन सा अलग से बहुत बड़ा तीर मार लूंगा ना, तो बहुमत के साथ में मोदी जी भी रहते हैं, तो मैं भी भाई जो भी जनादेश आया हुआ है उसके हिसाब से चलूंगा। 75-76% बच्चे करेगी, तेज चलिए। जो बच्चे धीरे वाले हैं मैं उनके साथ भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने जुगाड़ बता दिया डियर कि यूट्यूब में चले जाइए, यूट्यूब में चले जाइए डियर, भौकाल सीरीज जहाँ पे ना प्लेलिस्ट में जाइएगा, फिटर फर्स्ट ईयर 2026 की प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाकर के यहाँ से देख लीजिए भौकाल सीरीज, उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में देखिए भौकाल सीरीज वाला जो थंबनेल शुरू हो रहा है 1 से 15 पार्ट है, उसमें बहुत ही इत्मीनान से और धीरे धीरे मैंने पढ़ाया डियर, उसको आप लोग चेक कर लीजिए, मजा आ जाएगा आपको भी, आपकी भी शिकायतें दूर हो जाएंगी। देखिए डियर वर्नियर ड्यूल प्रोटेक्टर में ये डायल होता है, डिस्क होता है और ये उसका स्टॉक होता है, और इस पे लगा होता है डियर क्या, ब्लेड लगी होती है, क्या लगी होती है डियर, इस तरह से ब्लेड लगी होती है, ठीक है, ये हमारे यहाँ के साथ। तो कोई भी जब जॉब होता है तो जो टेपर सरफेस होती है ब्लेड के संपर्क में आती है, और सीधी वाली सरफेस हमारे स्टॉक के संपर्क में आती है। पूछा झुकी हुई सतह के संपर्क में कौन आता है, ब्लेड आता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कह रहा है कि एल्युमिनियम का विशिष्ट ग्रोथ डियर, एल्युमिनियम का जो विशिष्ट ग्रोथ होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.8 kg प्रति सेमी क्यूब होती है, आपको याद करना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, कह रहा है चित्र में दिखाए हुए वर्नियर कैलिपर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो वर्नियर कैलिपर में अगर एक्स से चिन्हित भाग की बात करें डियर, तो यह देखिए हमारे पास क्या एक्सटर्नल जा है, ये दोनों इंटरनल जा है, और यह हमारे पास क्या है डेप्थ बार है, क्या है जो गहराई मापी, यह बाहरी माप को लेता है, यह आंतरिक माप या गहराई, तीनों चीजें एक ही में बड़ा मजेदार चीज होता है, तो उसको डेप्थ बार कहते हैं। तो ऑप्शन सी बहुत सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए कौन सी फाइल यूज करते हैं। कभी भी किसी जॉब को जो हम लोग लगभग फिनिशिंग साइज की कंप्लीट करीब लाना चाहते हैं तो उस समय सेकेंड कट फाइल का यूज किया जाता है डियर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेकेंड कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या डियर। यहाँ पे दो प्लेट है, पार्ट ए पार्ट बी, इनको रिविट के द्वारा जोड़ा गया है। यही बोला कि एक्स यह जो होता है डियर ना, इसको कॉकिंग टूल कहते हैं, रिविट की हेड को सीट से मिलाने के लिए। एक और हमारे पास आता है जिसके आगे की फेस इसकी मोटाई के बराबर चौड़ा रहता है, तो उसको हम लोग जब आगे की चौड़ी रहती है तो उसको फुलरिंग टूल बोला जाता है, जो हमारा फ्लूट टाइट ज्वाइंट या लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो दिखाया गया वो कौन सा कॉकिंग टूल है, पतली वाली एज है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है कि नकल थ्रेड की आकृति क्या है। देखिए नकल थ्रेड हमारा इस तरह से बना होता है, कैसे राउंड लिए हुए बना होता है, इसका एंगल 0 डिग्री होता है, तो फिर कैसी आकृति है भैया, राउंड आकृति है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खाद्य कंटेनरों की स्टील शीट पर कोटिंग के लिए, मजा आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही यार, मजा आ रहा है। एक बार आप लोग कमेंट कर दो हाँ सर मजा आ रहा है, फिर चला जाएगा सब लोग जोश के साथ ना। ध्यान रखिएगा ग्लोबल आईटी की ब्यूटी, एक भी क्वेश्चन ना छूटी, ठीक है। तो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए। राजू भाई साहब बिल्कुल बिना समझाए तो मैं बताऊंगा नहीं, देख ना जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है तो क्यों सही, बस एबीसीडी नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ डियर, परेशान मत हो। ये तो इसको तो कोई चाह के भी बनाने, मतलब मैं अपने आप को खुद भी समझा लूँ ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि आज नहीं ज्यादा बताऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को खुद नहीं समझा पाता हूँ, तो इसके लिए तो आप बेफिक्र रहे, मैं चाह के भी वो काम नहीं कर पाऊंगा कि मैं बिना बताए आगे बढ़ जाऊँ, बता के समझा के। मैं कई बार सोचता हूँ कि आज जो जल्दी जल्दी कराऊंगा कम बताऊंगा, लेकिन मेरा मुंह ही ऐसा है कि वो बताने लगता है, मैं अपने आप को समझा लूंगा, मेरा मुंह मानता नहीं है ना, वो बता के मानेगा। चलिए खाद्य कंटेनर डियर मैं बार बार बताया कि खाने वाली चीजें, जैसे आपकी मार्केट में होता है ना कि 1 टीना तेल ले आइए, तो 1 टीना तेल आता है किसमें, टीने में। तेल किसमें आता है, 1 टीना तेल, और वो खाने वाला सामान होता है, मतलब खाने वाले सामान के लिए क्या यूज करते हैं, टीन यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, दिखाया गया वाइस का नाम क्या भाई साहब, ये जो वाइस है डियर हाथ में पकड़ के यूज किया जाता है ना, हाथ में पकड़ करके यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो पिवट होता है, इसका नाम नीचे रिविट या पिवट कह लीजिए, इसके सेंटर से लेकर के जहाँ तक की जो सीधी दूरी होती है इससे इसकी लंबाई ली जाती है, जो 125 से 150 mm होती है भाई साहब, और इसकी जो जा की चौड़ाई होती है ना, ये 40 से 44 mm भाई साहब, कितना 40 से 44 mm होती है, इसको हम हैंड वाइज कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग रिविट में फ्लूट टाइट ज्वाइंट, अभी मैंने आपको बताया फ्लूट टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए फुलरिंग टूल, फ्लूट टाइट ज्वाइंट फुलरिंग टूल, ऑप्शन देख लीजिए डियर, ऑप्शन ए दे रखा फुलरिंग टूल बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है क्षतिग्रस्त थ्रेड की मरम्मत के दौरान डाई नट को घुमाने के लिए, नाम में क्या डाई है लेकिन नट के जैसा है, जैसे हेक्सागोनल नट होता है ना, नट की तरह होता है। तो एक तो ये बात है कि डाई नट को कभी भी नई थ्रेड काटने के लिए यूज नहीं किया जाता है, हमेशा थ्रेड की मरम्मत करने के लिए, कभी भी नई थ्रेड काटने के लिए डाई नट नहीं यूज करते। किसी भी थ्रेड की जब मरम्मत करना होती है तब हम लोग डाई नट यूज करते हैं, और क्योंकि हेक्सागोनल नट की तरह डाई नट होता है तो उसको घुमाने के लिए स्पैनर रिंच यूज किया जाता है, स्पैनर, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले पे आ जाइए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी बच्चे बने हुए साथ में, और सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि सब लोग जवाब भी दे रहे हो, और ज्यादातर बच्चों का बहुत परफेक्ट आ रहा है यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है, कमाल के लोग हो आप लोग यार।
खुशनसीब हूं मैं, मुझे आप जैसे स्टूडेंट मिले हुए हैं। धातु का कौन सी आंतरिक गुण हथौड़ा मारने के दौरान बिना टूटे सभी दिशाओं में फैलता है? देखिए हम लोग हथौड़ा मारते हैं और बिना टूटे सभी दिशाओं, मतलब सीट को धातु चादर के रूप में फैलाया जा सके पीट पीट करके, अब किनारों पे क्रैकनेस भी ना है, टूटे भी ना, तो उसको हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता, मैलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहा है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर? देखिए सबसे बेस्ट मैंने आपको बार बार समझाया है कि जो फेरस नॉन फेरस दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे कोटेड इलेक्ट्रोड हो चाहे विदाउट कोटेड इलेक्ट्रोड हो, उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। और जॉब में बेहतर उसका प्रदान करती है डियर, वो रेक्टिफायर सेट ही होती है। कौन होती है? रेक्टिफायर सेट होता है। क्या होता है डियर? रेक्टिफायर सेट होता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ग्राइंडिंग व्हील रोल के ग्राइंडिंग व्हील में किस बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? जब मैं अभी मॉडल सेट कराया था तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था डियर, मैंने आपको समझाया था, दोबारा साथ में ग्राइंडिंग व्हील रोल मैंने बताया था, जब भी ग्राइंडिंग व्हील रोल आ जाए, जब भी ग्राइंडिंग व्हील रोल आ जाए, सैलिक बॉन्ड। क्या डियर? सैलिक बॉन्ड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, सैलिक बॉन्ड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कह रहा सोल्डर बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? मैंने बताया था सोल्डर जनरली जो सॉफ्ट सोल्डर होता है डियर, सोल्डर मतलब समझ रहे ना, ये सोल्डर मशीन की बात नहीं कर रहा है, जो सोल्डर मशीन होती है उसको हम लोग कहते हैं सोल्डरिंग आयरन, जिसके द्वारा आप गर्म करते हो वो सोल्डरिंग आयरन होता है। सोल्डर किसको कह रहा है? तो जो रांगा जो तार होता है इसको सोल्डर बोला जाता है। तो वही बात कर रहा है, सोल्डर किसका बना होता है? तो देखिए जो हमारे किचन होता है ना, सोल्डर जनरली सॉफ्ट सोल्डर टीना लेड का बना होता है। तो जब हम लोग किचन में यूज कर रहे होते हैं तो लीड नहीं यूज करते हैं, क्योंकि लीड जहरीला होता है, तो सिर्फ टीन यूज करते हैं। तो वही प्योर एलॉय या शुद्ध ना, प्योर मेटल या एलॉय का मतलब मिश्रण, टीन लेड मिला देंगे मिश्रण हो जाएगा, सिर्फ टीन ले लेंगे तो प्योर एलॉय हो जाएगा, प्योर मेटल हो जाएगा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या कौन सी शेयरिंग मशीन का उपयोग मेटल को 3 mm की मोटाई तक, 3 mm मतलब जो शीट मेटल होता है उसके 3 mm तक मोटाई कर हमें काटनी है, तो कौन सी इसमें से मशीन यूज करेंगे? तो हैंड लीवर शेयर, जो हैंड लीवर शेयर होता है, हैंडल लगा होता है, दबा कर कटाई की जाती है, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे हैंड लीवर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस हिस्से का उपयोग स्क्राइबर को, स्क्राइब नहीं रहेगा, स्क्राइबर को बिल्कुल आवश्यक स्थिति में सेट करने के लिए, स्क्राइबर को सही पोजीशन में सेट करना है, मतलब बिल्कुल सही जगह थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, लास्ट ऑप्शन दे रखा है भाई साहब यहाँ पे, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट सब लोग जवाब दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सब समझ में आ रहा है भैया? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कोई दिक्कत परेशानी? देखिए आराम से चला जाए, जिससे ना आपको दिक्कत हो ना हमको दिक्कत हो। ठीक है, अच्छे से चलते हैं, आराम से चलते हैं भाई। क्या बात है, इसी के साथ में देख रहा हूं मौसम कुमार जी ने दोबारा से एक सफेद घोड़ा भी इन्होंने भेजा है। ये वो वाला घोड़ा तो नहीं है? कौन सी मूवी थी यार जिसमें पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग देता है, घोड़ा घास खाते हुए और वहां पे घोड़ा रहता ही नहीं ना, तो कहता है कि घोड़ा घोड़ा जो है घास खाने चला गया है, घास खत्म हो गई, जब घास उगेगी तो दोबारा घोड़ा आ जाएगा। धमाल मूवी थी शायद, तो वही वाली कहानी में घोड़ा बजा और 7 रुपए 29 रुपए की गुरुदक्षिणा भी भेजिए। तो मौसम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई आज फटाफट किस प्रकार का रख रखा कौन सी प्रक्रिया किसी प्रणाली की व्यापक जांच और पुनर्स्थापना, व्यापक जांच और पुनर्स्थापना की बात कर रहा है भाई साहब। तो व्यापक जांच और पुनर्स्थापना में कौन हमारी मदद करता है? तो वह होता है ओवरऑलिंग। कोई भी मशीन होती है उसका एक समय निर्धारण किया जाता है कि भाई आपकी 6 महीने बाद, साल भर बाद, भले ही मशीन सही हो समझ लिए, हम उसके एक एक पार्ट को खोल के अलग करते हैं, अच्छे से ग्रीसिंग ऑयलिंग करते हैं, जो भी पार्ट है उनको साफ सुथरा करते हैं। कोई पार्ट अगर घिसा हुआ है तो उसको बदल दिया जाता है, फिर दोबारा से उनको आपस में बांध दिया जाता है, रिसेंबल कर दिया जाता है, उसी को ओवरऑलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है डियर? ओवरऑलिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि ड्रिल के पॉइंट एंगल को कौन तय करता है? कि भाई ड्रिल का पॉइंट एंगल कम रखे या ज्यादा रखें, तो इसको तय कौन करेगा भाई साहब ना? राजू कुमार सैनी जी भैया, लव यू सर के बोल रहे हैं भैया। आपको भी मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, बेहतरीन प्रदर्शन एग्जाम में दीजिए, बस मेरी ही आप लोगों से अपेक्षाएं हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जब कल एग्जाम देने जाओगे ना डियर, तो एग्जाम देने के बाद जब आप लोग वापस आना, तो जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, आप लोग मुझे जरा वहां क्वेश्चन भेज देना यार ना, कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था भाई इसमें से, जो जो याद रहेगा वो क्वेश्चन मुझे आप लोग भेजना। जिन बच्चों का कल एग्जाम है वो लोग क्या करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो पहले तो आप। ठीक है, तो जब आप लोग को एग्जाम दे के आना, एग्जाम दे करके आते ही ये इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च करना, मैं वहां पे आपको मिल जाऊंगा, global_ITI_अभी। ठीक
ठीक है ना। तो कल जब आप लोग एग्जाम देके आना डियर, तो मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देना, जो जो क्वेश्चन आपको याद रहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। तो आप लोग जरा जितने भी बच्चे कल एग्जाम दे करके आएंगे मुझे जरूर बता देना, जिससे आपके भाइयों की भी थोड़ी मदद हो जाएगी। चलिए डियर, यहाँ ड्रिल के पॉइंट एंगल की बात करा, कोई भी ड्रिल वीडियो होती है डियर, अगर पॉइंट एंगल ज्यादा रखेंगे तो इसका पॉइंट आगे मोटा बनेगा, कम रखेंगे तो पतला बनेगा। तो हम कब ज्यादा रखें कब कम रखें, जब मटेरियल हार्ड होता है तो ड्रिल बीट के टूटने का डर होता है, तो पॉइंट एंगल बढ़ा के ज्यादा रखा जाता है, और जब मटेरियल सॉफ्ट हो तो पॉइंट एंगल कम रखा जाता है। साधारणतः कितना रखते हैं, तो 118 डिग्री। चाहे ब्रास की हमें ड्रिलिंग करनी हो, चाहे माइल्ड स्टील, ब्रास हो मतलब पीतल हो या माइल्ड स्टील हो, दोनों के लिए 118 डिग्री रखा जाता है। तो एंगल कम ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है, जॉब मटेरियल पे, कि जो पदार्थ है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। अगला कह रहा है कौन सा धातु गुण झटके आघात को झेल सकता है, झटका या आघात को झेल सकता है। ठीक है, तो झटके को या आघात को झेलने की हिम्मत किसके अंदर है डियर, तो है टफनेस। टफनेस का मतलब है कि अगर उस पर अचानक या इंपैक्ट लोड लगे तो उसको सहन कर लेता है, तो ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब होगा। जबकि ब्रिटलनेस में उल्टा है, ब्रिटलनेस क्या, अगर इस पे आघात लगा, इंपैक्ट लोड लगा, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। मतलब यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट उल्टा प्रॉपर्टीज रखते हैं, उल्टा गुण रखते हैं। टेनासिटी का मतलब कि जब किसी वस्तु पे फोर्स लगाया जाए, फोर्स अगर लगा रहे हैं, टेनासिटी मतलब टेंसाइल खींच रहे हैं और उसको बिना टूटे सहन कर लेते हैं, इसका मतलब उसमें टेनासिटी का गुण है। हार्डनेस मतलब अगर वो वस्तु ना तो जल्दी कट रही है ना तो जल्दी घिस रही है, इसका मतलब उसमें हार्डनेस का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला चित्र में दिखाया गया किस प्रकार का ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डियर बना हुआ, यहाँ पे आकृति कैसी है, वी आकृति। कैसी आकृति बन रही, टूल भी वी आकृति का, या वी आकृति मतलब यह वी ग्लू बन रहा है। क्या बन रहा है, वी ग्लू बन रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कह रहा है खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम स्वेलिंग एंगल क्या है। तो जो हमारी खराद मशीन होती है, लेथ मशीन होती है, उसमें कंपाउंड रेस्ट को हम लोग अधिकतम 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। भाई कितना घुमा सकते हैं, तो लेथ मशीन को अधिकतम 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 360 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है कि सोल्डरिंग स्टील के लिए किस प्लग का उपयोग किया, मतलब अगर हमें स्टील की सोल्डरिंग करनी है, मैंने याद करने का तरीका बताया था कि जिंक क्लोराइड को किल्ड स्प्रीड भी कहते हैं, इसको सीबीटी से हम याद रख सकते हैं, और अमोनियम क्लोराइड को साल अमोनिक भी कहते हैं, इसको सीआईएस से भी आप याद रख सकते हो। मतलब कॉपर, सी से कॉपर, बी से ब्रास और टी से टीन, इनकी अगर हमें सोल्डरिंग करनी है तो फिर जिंक क्लोराइड यूज करेंगे। यहाँ पे भी सी से कॉपर ही है, लेकिन आई से क्या आयरन की सीट है, लोहे की सीट है, और यस से क्या है, स्टील है। अगर ये तीनों है तो इसके लिए अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ स्टील का पूछा भी था ना, तो अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है कि ड्रिलिंग मशीन के प्रकार की पहचान करें जिसका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उसको दूर ले जाया जा सकता है। तो ऐसा सिस्टम रेडियल ड्रिलिंग मशीन में दिया होगा, जिसमें एक रेडियल आर्म लगी होती है, स्पिंडल या पिलर पे रेडियल आर्म लगी होती है, इस पर स्पिंडल हेड स्थित होता है, जो पिलर के नजदीक या दूर जा रहा है, कॉलम के नजदीक भी उसको खिसका के कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं, और रेडियल आर्म को पूरा 360 डिग्री घुमा भी सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाइए भाई, कह रहा है कि ग्रूवर का उद्देश्य क्या भाई, ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। बताइएगा भाई फटाफट, सभी लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जैसे मैं तेजी से कर रहा हूं वैसे आप लोग भी तेजी से कीजिए, ज्यादा मजा आएगा ना। देखिए डियर, व्हाट इज द पर्पस, ग्रू जो होता है, ग्रूवर क्या करता है, जब दो सीटों को हम लोग जोड़ते हैं, मान लीजिए एक सीट यह है, दूसरी सीट को हम लोग ऐसे दोनों को फिर आपस में फंसा देते हैं, फिर ज्वाइंट को लॉक करने के लिए जिससे ये खुले ना, उसके लिए ग्रूवर टूल का यूज करते हैं। मतलब ये जो ज्वाइंट बनता है इसको सीम ज्वाइंट कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कंप्रेस द सीम, रेजिंग नहीं, क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम, मतलब सीम ज्वाइंट को क्लोज करने और लॉक करने के लिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कह रहा है अपशिष्ट कागज पृथक्करण के लिए भिन्न डिब्बे कलर, मैंने आपको बताया था कि कागज पर सबसे अधिक नीली पेन से लिखा जाता है। कागज पर सबसे अधिक कौन से कलर के पेन से लिखते हैं, नीली पेन से लिखते हैं, तो कागज के लिए नीला। लाल क्या मैंने बताया था कि धातु मतलब मेटल को गर्म करने पर लाल हो जाता है, तो आपको याद हो जाएगा धातु का लाल। ब्लैक, आप जो खाने वाली सामग्री मार्केट से खरीद के लाते हो तो ब्लैक कलर की पॉलिथीन में मिलती है ना, इसका मतलब खाद्य सामग्री। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, जिससे आपको याद रहेगा। और हरा तो जी से ग्रीन और जी से ग्लास, ग्लास का मतलब डियर कांच, इसके लिए हम लोग हरा वाला डस्टबिन यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है। कभी भी किसी को चोट लगती है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है डियर, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा हमारे तुरंत उस समय तत्काल जीवन रक्षक का काम करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रही बात समझ में भैया, तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार मैं फिर आप लोगों को दोहराना चाहूंगा डियर, जिनको समझने में दिक्कत हो रही है, जिनको लग रहा है कि मैं बहुत तेज करा दे रहा हूं डियर, अभी आपके पास समय है। आपका हो सकता है एग्जाम अभी 5-10 दिन बाद हो, ठीक है, तो आप क्या करो, आपको अच्छे से समझना है। तो वही दिक्कत है कि अभी तक तो आप पढ़े नहीं, पर अचानक से आ गए तो कैसे काम बनेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए भी जुगाड़ है। आपको क्या करना डियर, यूट्यूब पे जाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब में ग्लोबल ITI सर्च कीजिए, चैनल में जाइए, वहां प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में ग्लोबल ITI
फिटर थ्योरी 2000 फर्स्ट ईयर 2026 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से प्लेलिस्ट कई सारी खुल जाएंगी। इसमें फिटर भौकाल सीरीज के नाम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यह पड़ा हुआ है। इसको यही क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं, पर वहां 15 क्वेश्चन एक एक पार्ट में बिल्कुल अच्छे से आराम से डिटेल में समझाया गया है। तो जिन भाइयों को दिक्कत है भाई, आप लोग एक बार वहां पढ़ लो, कसम से बता रहा हूं एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना डियर, जैसे आप लोग कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वही दिक्कत क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी भी अगर आपको किसी सीढ़ी पे चढ़ना है भाई, तो आप पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे, फिर दूसरी सीढ़ी पे रखोगे, फिर तीसरी पे रखोगे, तो बड़ा आराम से चढ़ जाओगे, बड़े प्यार से चढ़ जाओगे। पर अगर आप क्या करो कि पहली सीढ़ी पे पैर रखो, फिर सीधे सोचो कि मैं लास्ट वाले पे रख देता हूं, तो जब लास्ट वाले पे रखोगे तो फिर कुछ ना कुछ फट जाएगा, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ना, तो इसीलिए फटेगी। अगर आप पहले पे रखोगे और लास्ट वाले पे, इसे स्टेप वाइज चढ़ा जाता है। तो आप नहीं हो, कोई बात नहीं, अभी आप लेट नहीं हुए हो, अभी भी आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर काम हो जाएगा भाई। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज देखिए, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, कोई भी प्लग गेज हो, गो और नो गो दो होता है। नो गो जो उसके अंदर नहीं जाता, गो जो उसके अंदर चला जाता है। चला जा रहा है कोई चीज, इसका मतलब छोटी साइज होगी, नो गो नहीं जा रहा मतलब बड़ी साइज होगी, इसका मतलब गो चला जा रहा है तो छोटी साइज मतलब निचली सीमा, मतलब गो वाला किसी भी होल की लोअर लिमिट को चेक करेगा। नो गो अंदर नहीं जा रहा मतलब बड़ा साइज है, मतलब ऊपरी सीमा, तो नो गो वाला अपर लिमिट को चेक करता है और गो वाला लोअर लिमिट को चेक करता है। ठीक है, तो यहीं पे हो जाएगा डियर, प्लग इन जो गो होता है हमारा डियर, होल की लोअर लिमिट, होल की निचली सीमा, गो वाला होल की निचली सीमा को चेक करेगा, और नो गो होता तो होल की ऊपरी सीमा को चेक करता है। चलिए डियर, नेक्स्ट पे आ जाइए, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, फटाफट जवाब डालो, एक का जवाब सबका सही सही आओ, ठीक है। आंसर इस कर रहा हूं भैया, 10 तारीख को आपकी एग्जाम है, 12 को कोई भी हो यार, 9 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 3 अगस्त अरे 8 अगस्त तक लगभग चला गया है, उसके बीच में किसी भी दिन आपका एग्जाम हो, यही देखना है, सबके लिए अलग अलग नहीं आएगा। जैसे बुखार आया है किसी को, बुखार जब आता है तो एक ही दवा होती है ना, मान लीजिए वही बुखार इनको भी, वही बुखार इनको है, तो ऐसा थोड़ा कि इनको दूसरी दवा, इनको भाई बुखार की जो दवा है वही सबको दी जाएगी ना। जैसे हाई स्कूल में आप भी हो, हाई स्कूल में वो भी है, तो ऐसा थोड़ा कि हाई स्कूल में इनको मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इस हाई स्कूल के लिए दूसरा सब्जेक्ट आएगा, एक ही रहता है ना भाई, बच्चों वाली बातें हैं। सामने रहते हैं अभी ना, तो वीडियो में से बाहर निकाल के मार दूंगा अभी, ठीक है, नहीं तो ऐसे दिमाग मत लगाओ, नहीं तो वीडियो में से बाहर निकाल के मारूंगा। चलिए, कह रहा है क्या, यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm हो, विचलन इतना दे रखा है, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी। देखिए डियर, 25 हमारा बेसिक साइज दे रखा है, विचलन कितना भैया, ±0.2। अब हमें चाहिए क्या, आकार की अधिकतम सीमा। जब मैक्सिमम लिमिट चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, बेसिक साइज लिखेंगे पहले, और उसमें मैक्सिमम लिमिट प्लस माइनस दोनों है, माइनस वाला लगाएंगे तो मिनिमम, प्लस लगाएंगे तो मैक्सिमम, तो यहाँ मैक्सिमम पूछा है तो प्लस वाला लेंगे, प्लस 0.2, दोनों जोड़ देंगे, 25.2 हो जाएगा ना। मिनिमम चाहिए हो तो माइनस ले लीजिए, 25 - 0.2 24.8 हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, 25.2, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले पे आ जाइए, ऑप्शन डी वाले बच्चे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, तैयारी आपकी बेहतरीन है। इसी के साथ मैं देख रहा हूं एक का जवाब सबका सही सही आओ, ठीक है। आंसर इस कर रहा हूं भैया, 10 तारीख को आपकी एग्जाम है, 12 को कोई भी हो यार, 9 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 3 अगस्त अरे 8 अगस्त तक लगभग चला गया है, उसके बीच में किसी भी दिन आपका एग्जाम हो, यही देखना है, सबके लिए अलग अलग नहीं आएगा। जैसे बुखार आया है किसी को, बुखार जब आता है तो एक ही दवा होती है ना, मान लीजिए वही बुखार इनको भी, वही बुखार इनको है, तो ऐसा थोड़ा कि इनको दूसरी दवा, इनको भाई बुखार की जो दवा है वही सबको दी जाएगी ना। जैसे हाई स्कूल में आप भी हो, हाई स्कूल में वो भी है, तो ऐसा थोड़ा कि हाई स्कूल में इनको मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इस हाई स्कूल के लिए दूसरा सब्जेक्ट आएगा, एक ही रहता है ना भाई, बच्चों वाली बातें हैं।
सामने रहते हैं अभी ना तो वीडियो में से बाहर निकाल के मार दूंगा अभी, ठीक है, नहीं तो ऐसे दिमाग मत लगाओ, नहीं तो वीडियो में से बाहर निकाल के मारूंगा। चलिए कह रहा है क्या, यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm हो, विचलन इतना दे रखा है, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी। देखिए डियर 25 हमारा बेसिक साइज दे रखा है, विचलन कितना भैया प्लस माइनस 0.2। अब हमें चाहिए क्या, आकार की अधिकतम सीमा। जब मैक्सिमम लिमिट चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, बेसिक साइज लिखेंगे पहले और उसमें मैक्सिमम लिमिट प्लस माइनस दोनों है, माइनस वाला लगाएंगे तो मिनिमम, प्लस लगाएंगे तो मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम पूछा है तो प्लस वाला लेंगे, प्लस 0.2 दोनों जोड़ देंगे 25.2 हो जाएगा ना। मिनिमम चाहिए हो तो माइनस ले लीजिए, 25 माइनस 0.2 24.8 हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर 25.2, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले पे आ जाइए, ऑप्शन डी वाले बच्चे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, तैयारी आपकी बेहतरीन है। इसी के साथ में देखा भैया नीरज श्रीवास्तव जी ने 20 रुपए की दक्षिणा भेजी है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए डियर अगला क्या, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। जो वेस्ट डिस्पोजल होता है उसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। तो वेस्ट डिस्पोजल जो होता है भाई साहब, अगर आप कहीं पर भी वर्कशॉप वगैरह में जो भी वेस्ट, जो भी बेकार कूड़ा कबाड़ा है उसको अगर आप वहां से हटाते हो तो वर्कशॉप साफ सुथरी बनी रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेगा। तो वही बात है, साफ सुथरा भाई, कूड़ा कबाड़ा हटाओगे तो क्या होगा, वर्कशॉप हमारी साफ सुथरी होगी, यही फायदा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है भाई कि सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टड को हटाना हो। सतह के बहुत करीब टूटा हुआ तो उसके लिए प्रिक पंच यूज करते हैं भाई, क्या यूज करते हैं, प्रिक पंच मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले पे आ जाते हैं, कह रहा है कि माप लेने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर माइक्रोमीटर का प्रश्न कर देते हैं। साधारण माइक्रोमीटर डियर हमारा 0.01 mm तक माप ले सकता है, वर्नियर माइक्रोमीटर एक्यूरेसी 10 गुना बढ़ जाएगी, 0.001 हो जाएगा। तो वही है जहां पे हमें इस एक्यूरेसी की जरूरत हो वहां पे उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी है 0.001 mm की सटीकता की आवश्यकता होगी तो वर्नियर माइक्रोमीटर यूज करेंगे, 0.01 की जरूरत होगी तो नॉर्मल माइक्रोमीटर यूज कर लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किया। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर किसी भी थ्रेड के इफेक्टिव डायमीटर को चेक करता है, प्रभावी व्यास को चेक करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू मेजर इफेक्टिव डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है सीट मेटल कार्यों में विंग कंपास का उपयोग किया गया। विंग कंपास क्या करता है, देखिए कहीं पे चाप लगाना हो, कहीं पे वृत्त बनाना हो, कर्व टाइप का बनाना है, या फिर स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस, दूरियों को बराबर भागों में बांटना हो, तब हम लोग इसका यूज कर लेते हैं डियर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेल्डिंग में गर्म धातु को संभालने के लिए जो वेल्डिंग किया जाता है तो जो पार्ट होता है वो गर्म हो जाता है, उसको हाथ से छूओगे हाथ जल जाएगा। तो कैसे छुए भैया, तो उसको छूने के लिए सर्दी आती है जिसको इंग्लिश में टोंग बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ भैया रमन क्या नाम है आपका, रामानंद नाम है ना यार, रामानंद सिंह जी ने 20 रुपए की दक्षिणा भेजी है भाई, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए स्टेनलेस स्टील गैस वेल्डिंग में किस रॉड का उपयोग करेंगे, फिलर रॉड का। मैंने बताया है कि जिस पार्ट की वेल्डिंग करना उसी का फिलर रॉड भी यूज किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करना है, फिलर रॉड भी उसी का होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में स्टेनलेस स्टील लगा है भैया, इसमें लगा हुआ है, किसमें, कोलंबिया मॉडल में, ऑप्शन ए में लगा हुआ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कौन सी सीट धातु अन्य धातुओं की तुलना में बेहतर दिखती है। तो वो हमारी कॉपर की सीट होती है, जो आप बाकी की अपेक्षा देखने में सुंदर होती है, अच्छा दिखती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा 3 जा वाले चक के जा बनाने के लिए की सामग्री। देखिए जो 3 जा चक होता है उसको सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं ना, और बार बार उसमें जब आपको पकड़ेंगे बाहर निकालेंगे तो जबड़े खींच सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको बनाएंगे हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील ऐसा स्टील जिसमें हाई कार्बन हो, कार्बन ज्यादा होगा तो कठोर होगा तो जल्दी घिसेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी जो सही कर लेंगे, हाई कार्बन स्टील। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है कि कोल्ड चीजल बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। यह भी मैं आपको समझा रखा हूं कि जो धीमी गति से कटाई करने वाले टूल होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तेज गति या मशीन से कटाई करने वाले टूल जो होते हैं वो हाई स्पीड स्टील की, जैसे लेथ में जो टर्निंग टूल लगा होता है, मशीन चलेगी तेजी से कटाई होगी, हाई स्पीड स्टील। ड्रिल बिट, जो ड्रिल मशीन होती है जो ड्रिल करती है जॉब में, तो ड्रिल मशीन में भाई ड्रिल मशीन के द्वारा चल रहा है, वहां भी तेजी से कटाई होगी, तो वहां भी हमारा हाई स्पीड स्टील। बाकी हेक्सा ब्लेड हो गया, सीजर हो गया, यह सब हाथ के द्वारा धीरे धीरे कटाई की जाती है, तो यह सब हमारे किसके बने होंगे, हाई कार्बन स्टील के। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चित्र में दिखाएंगे हाथ को। देखिए इसका ना वेल्डिंग करने के बाद वेल्ड बिट पे क्या होता है, जब भी कहीं भी दो पार्टों की वेल्डिंग की जाती है, जो वेल्ड बिट होती है जो ठंडा हो जाती है, तो इस पे जो होता है ना, जो हमारा फ्लक्स था वो स्लैग के रूप में ऊपर पकड़ के रूप में जम जाता है, तो उसको फिर चिपिंग हैमर से ठोक ठोक करके हटाया जाता है। तो ये वही हैमर है जिसको चिपिंग हैमर कहते हैं। कह रहा है कि कंपन पृथक्करण सामग्री के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में ना, वी चीजें यूज है वाइब्रेशन आइसोलेशन मटेरियल, कि वाइब्रेशन को आइसोलेट कर दे, एब्जॉर्ब कर ले, तो वो डियर हमारा रबड़ होता है। यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है एसिटिलीन गैस सिलेंडर पे कौन सा रंग पेंट किया जाता है। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, ब्लैक कलर से ऑक्सीजन को, एसिटिलीन को करते हैं मैरून कलर से, ठीक है, और ब्लू कलर से इनर्ट गैस को करते हैं। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पे मैरून वाला
सही हो जाएगा कि स्टील गैस है तो मैरून कलर का पेंट रहेगा। अगले पे आ जाते हैं, आधुनिक उपकरणों की अत्यधिक कटाई की स्थिति के लिए किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है ना, एक्सट्रीम कटिंग के लिए जो हमारे पास मॉडर्न टूल है उनसे एक्सट्रीम कटिंग की बात करेगा तो सल्फ्राइज्ड ऑयल, कौन सा डियर, सल्फ्राइज्ड ऑयल, यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सल्फ्राइज्ड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। देखिए डियर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको एक चीज मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डियर थ्योरी, WCS, ED एक ही क्लास में मैं तीनों पढ़ाने वाला हूँ। फीटर फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है, तूफानी मैराथन है भैया, तूफान की तरह बिल्कुल चलेगा और इसमें तीनों सब्जेक्ट सॉल्व करना। पहले थ्योरी में कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपको, थ्योरी का क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद टोटल WCS टोटल ED एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सब कराने वाला हूं आज। तो धैर्य बनाए रखिए, पानी की बोतल साथ में रख लीजिए, ठीक है। पानी वाली बोतल मैंने बोला, ध्यान रखना, बोतल पानी वाली बोला था मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है डियर, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। तो नॉर्मल जो माइक्रोमीटर होता है वो 0.01 mm, कितनी एक्यूरेसी होती है 0.1 वाला अभी हमने देखा 0.001 था। माइक्रोमीटर नॉर्मल है तो 0.01 mm, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियां सिलेंडर से क्यों नहीं निकाली जाती है। क्योंकि जैसे डियर मान लीजिए कहीं भी वेल्डिंग हो रहा है, आपने उसमें क्या किया, की लगाया, उसको ऑन कर दिया, चाबी रखला जेब में, चल गया कहीं और, ठीक है, चाय पिए, अब पता चला यहाँ आग लग गई बा, यहाँ सब ढूंढत बाकी कैसे सिलेंडर बंद हो, और चाबी लेके तू वहां मार्केट में घूमत बड़ा चाय पियत बड़ा ना, ओकर संग पता नहीं क्या होता। तो चक्कर में क्या करते हैं हम लोग कि जिस चाबी है ना उसको सिलेंडर लगा हुआ छोड़ देते हैं कि आग वगैरह लग जाए तो तुरंत उसको बंद किया जा सके। नहीं पता चला आप उधर घूम रहे हैं, आग लगी पड़ी है ना कहीं और, पड़ोसी में भी लग गई। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कहां पे गया, यहाँ ऑप्शन बी, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पर्सनल सेफ्टी की बात कर रहा है डियर, पर्सनल सेफ्टी। भाई एग्जाम जिनका कल है, इसीलिए तो डियर मैं आज इतनी मेहनत कर रहा हूं। बिल्कुल राजू कुमार भैया, आप लोगों के साथ बिल्कुल मेरा आशीर्वाद बना हुआ है, एक एक बच्चे के साथ यार, आप लोग पूरा हम लोग फैमिली एक परिवार की तरह है यार, बिल्कुल आपके साथ होंगे डियर। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, बढ़िया नंबर लाइए, अपने साथ मेरा भी नाम रोशन कीजिए ग्लोबल ITI का ना। चलिए ठीक है। देखिए डियर, जो अपने काम पर ध्यान देना यही तो है ना। कल कहीं भी जगह से अरे यार तू अपने काम पे काम रखा, होता है ना, कहीं भी आप भी रहेंगे, चार दोस्त इकट्ठा है, कुछ बातचीत हुई, कोई कुछ बोल दिया, अरे यार तू अपने काम से काम रखा, काम से काम रखा मतलब पर्सनल ध्यान दा, अपन दूसरे पर मत फोकस करा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कि पर्सनल सेफ्टी मतलब अपने काम पर ध्यान देना। जबकि मशीन को साफ सुथरा रख रहे हैं तो मशीन सेफ्टी कहलाती है। तीन टाइप की सेफ्टी है, पर्सनल, मशीन और जनरल। तो ये मशीन को साफ रखेंगे मशीन सेफ्टी, टूल्स को उनको उचित स्थान पे रख दीजिए, या गैंगवे और फर्श को साफ रख, गैंगवे मतलब गैलरी वगैरह, फर्श मतलब जो जमीन है इसको साफ रखेंगे, तो ये दोनों हमारी जनरल सेफ्टी में, यह दोनों जनरल सेफ्टी में, या मशीन सेफ्टी में, या पर्सनल सेफ्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, चलिए ठीक है। ये देखिए ये जो फाइल दिखाई ना, ये रेफलर फाइल है। इसका यूज होता है हमारा कहाँ पे, इंग्रेविंग, नक्काशी करने में ना, नक्काशी करना हो या सिल्वर स्मिथी का कार्य हो, डाई थिंकिंग हो, इन सब कामों में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसको मिल्स फाइल कहते हैं, सॉरी रिफलर फाइल कहते हैं, देखिए गलत बोल गए, रिफलर फाइल कहते हैं। तो ये फिगर रिफलर फाइल का है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का कौन सा लाभ है। देखिए TPM, चार्ट में क्या कहते हैं, TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इससे फायदा होता है कि OE में वृद्धि होती है, ओवरऑल इफेक्टिवनेस में वृद्धि होती है। इससे हमारा जो है ना ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस में वृद्धि करता है। इससे हमारा फायदा होगा जो हमारे ग्राहक है उनको अच्छा सामान मिले, इसीलिए ये इंडस्ट्री में लागू किया जाता है कि लगातार उनको गुणों में वृद्धि की जाए और बढ़िया सामान दे, जिससे कि मार्केट आपका अच्छा बना दे, ब्रांड अच्छा बना दे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ, चलिए यूनिवर्सल सरफेस एरिया का कौन सा स्क्राइबर को पकड़ता है, स्क्राइबर को उसमें पकड़ने के लिए स्नग लगा होता है। भाई साहब क्या लगा होता है, स्नग होता है जो स्क्राइबर को पकड़ करके रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, स्नग। चित्र में दिखाया गया x से 3 भाग का नाम क्या भैया, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से हो गया ए और यहाँ पे हो गया ये ना, और पूछा इसको यहाँ से, ये तो बता रखा कि इसके पिवट के सेंटर से यहाँ लेग तक की जो सीधी दूरी होती है इसका साइज दिया जाता है। पर ये पूछा किसको था, क्या कहते हैं, तो पूछ रखा है इसको, इस वाले भाग को कहते हैं, यह फलक्रम। देखिए ये पेग होता है, स्प्रिंग होती है, गोल कमानेदार स्प्रिंग है, या फलक्रम है, या बॉल है, या नल नट है, यहाँ वाकर है, ठीक है। ये लेग है हमारा, तो वो क्या है, फलक्रम। फलक्रम ऑप्शन डी दे रखा है। वर्नियर माइक्रोमीटर कौन सा भाग वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन, देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर का कौन सा भाग वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन से चिन्हित होता है। तो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर में डियर, यह हमारा क्या इस तरह से रहता है, या आगे जो हमारा बना होता है
ये जो हमारा बैरल या स्लीव होता है इसी पे डेटम लाइन होती है, इसी पे डेटम लाइन होती है, इसी मेन मार्किंग की, और इसी बैरल या स्लीव पर ही फिर आगे क्या हो जाएगा, इधर सिंबल आ जाएगा, इधर हमारा सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो बैरल या स्लीव जो इसी पे तो 10 लाइनें हमारी अलग से वर्नियर की खींची जाती है, वर्नियर डिवीजन कहते हैं। किस पे अंकित होता है, बैरल या स्लीव पर, बैरल या स्लीव पे। तो यहाँ पे ऑप्शन बैरल दे रखा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, कौन सा धातु गुण बिना किसी टूट फूट के तन्यता बलों के प्रभाव का प्रतिरोध करता है। अभी मैंने पीछे बताया था कि टेंसाइल फोर्स लगाई है, तन्यता बल लगाई है तो टूटे ना, उसको सहन के ले जाए, उसमें टेनासिटी का गुण है भाई। किसका गुण है, टेनासिटी का गुण है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टेनासिटी। देखिए ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ बच्चे जानते भी होंगे इसके बारे में डिटेल में, कि अगर आप लोग भाई जैसे तैयारी कर चुके हैं, अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना है, अपने उसमें मतलब कि धार लगाना है। आपका भाई आपके पास टूल तो है नुकीला, लेकिन आप चाहे उस पर और धार लगा दो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो डियर, प्ले स्टोर पे जाके ग्लोबल IT सर्च करेंगे, हमारा मोबाइल ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद पहले ही आपको यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो IT सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर फिर अपना ट्रेड चूज करके अनलिमिटेड टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल मजेदार तरीके से। इसमें आपको जैसे आपके एग्जाम में WCS मतलब थ्योरी से 38, WCS से 6, ED से 6, ES से 25 क्वेश्चन आता है ना, वो वैसा भी 5-6 सेट बना के दिया गया है, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए चलो फटाफट। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ भाई पंकज केवट जी की तरफ से 20 रुपए की गुदच्छिड़ा आई हुई है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए डियर इसको थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग ना। इसमें क्या कह रहा है डियर, इसकी रीडिंग हमें निकालेंगे कौन सा 50 से 75 mm वाला माइक्रोमीटर है। अभी भूल जाइए कि इसका क्या दे रखा है, नॉर्मल माइक्रोमीटर की तरफ, पहले हम लोग नॉर्मल माइक्रोमीटर की तरफ बिहेव करेंगे इसके साथ में। नॉर्मल होता तो हम लोग रीडिंग कैसे निकालते हैं, नॉर्मल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रीडिंग लिख लेते हैं और यहाँ पे मेन स्केल का पढ़ते हैं कि भैया यहाँ 0 है, 5 है, 10 है, 10 के बाद नीचे आधा mm के ऊपर 1-1 mm पे होता है, 10 के बाद देखिए 11, 12, 13, नीचे आधा वाला भी दिख रहा है, मतलब 13 के बाद 13.5, कितना हो जाएगा भैया 13.5 प्लस यहाँ पे देखिए सिंबल पे कितनी लाइन है, 10 है, 11, 12, 13, 13वीं लाइन है, 13 इंटू लिस्ट काउंट, तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13.50 प्लस यहाँ पे 0.13, दोनों को जोड़ दीजिए तो 13.516 इतना आ जाएगा। नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है, रीडिंग सही हो जाती है। यहाँ पे 50 से 75 mm वाला पूछा, ऐसे केस में जो मिनिमम वाला होता है रीडिंग आने के बाद इस मिनिमम वाले को इसमें जोड़ना पड़ता है, तो यही जोड़ दिया जाएगा, 50 यहाँ जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 3.6.516, 63.63। ऑप्शन कौन सा भाई साहब, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। किसी को डाउट तो नहीं है डियर, राधे राधे भाई मोहित कुशवाहा जी, राधे राधे। किसी को डाउट तो नहीं है, ये क्लियर है ना, इसमें डाउट तो नहीं है। सचिन भाई साहब बहुत सारा मेरी तरफ से भी आपको प्यार भाई, थैंक यू। चलिए रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो रेडियस गेज जब बनाना होता है तो उसको हम हार्डन शीट मेटल, किसका हार्डन शीट मेटल का, क्योंकि वो बार बार यूज करना होता है, जो आपके साथ पता चला घिस जाएगा, इसलिए हार्डन शीट मेटल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा चित्र में दिखाया गया चेतावनी चिन्ह का नाम। एक त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज हमेशा वाटर सिंबल का सिंबल होता है और साथ में आग जल रही है, मतलब आग से खतरा का चेतावनी दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया है क्या, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ फायर, हाँ ऑप्शन डी दे रखा है, रिस्क ऑफ फायर। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टिक का उपयोग करते हैं। एक पक्ष के साथ सर्कल टाइप का बनाना है तो उसमें जो स्टिक यूज किया जाता है वो इस आकृति में बना होता है ना, स्टिक रिव्यूट मत समझिएगा, स्टिक ऐसे गोलाई लिया हुआ जिसको हम लोग हाफ मून स्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफ मून स्टिक, क्योंकि चंद्रमा के गोलाई में है तो उस पर एक सर्कल चाप टाइप का बना भी लेंगे आसानी से। नेक्स्ट पे आ जाइए, चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है भाई, चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, सभी पार्ट मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। यह एप्रन है, इसके ऊपर एक क्रॉस स्लाइड लगा होता है, यह ऐसा आकृति में सैडल होता है, एप्रन, सैडल, क्रॉस स्लाइड और यह कंपाउंड स्लाइड या टॉप स्लाइड, सबसे ऊपर स्लाइड करने वाला भाग है ये, इसलिए इसको कंपाउंड स्लाइड या टॉप स्लाइड कहते हैं। और यह टूल पोस्ट होता है जिसमें टूल को पकड़ते हैं। यह कंपाउंड स्लाइड या टॉप स्लाइड जिसके ऊपर स्थित होता है, गोलाई में होता है, 360 डिग्री घूम सकता है, जिसको कंपाउंड रेस्ट बोला जाता है या फ्यूअल बेस बोलते हैं। यह क्या आइडिया जिसको पूछा था, तो टॉप स्लाइड या कंपाउंड स्लाइड। तो देखिए यहाँ टॉप स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड के जो टॉप स्लाइड दिया हुआ है। ड्रिल बीट में हेलिक्स एंगल द्वारा कौन सा एंगल निर्धारित किया जाता है, तो ड्रिल बीट में डियर जो हेलिक्स एंगल के द्वारा होता है ना, तो ड्रिल बीट के एक्सिस और फ्रूट के बीच में जो एंगल बनता है वो हेलिक्स एंगल होता है, या उसको कभी भी फ्रूट एंगल भी कह देते हैं, क्योंकि ड्रिल बीट के एक्सिस और फ्रूट के बीच में बनता है, ठीक है। और उसी ड्रिल बिट के एक्सिस और फ्रूट के बीच में जो एंगल बन रहा है हमारा हेलिक्स एंगल, उसी के ऊपर पेरीफेरी पर रेक एंगल बनता है, मतलब उसी के द्वारा हमारा रेक एंगल निर्धारित होता है, हेलिक्स एंगल से ही रेक एंगल निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि आयल ग्रूव को काटने के लिए किस श्रेणी का उपयोग करते हैं, तो आयल का ग्रूव काटना तो नालीदार ग्रूव कटेगा, और जो हमारी चीजल होगी उसकी आकृति भी आगे कैसी होगी, राउंड आकृति में होगी, तो उसको हम लोग हाफ राउंड नोज चीजल कह सकते हैं। क्या, हाफ राउंड नोज चीजल।
कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? देखिए भाई, मार्किंग मीडिया की बात करें, हमारे अलग अलग टाइप के मार्किंग मीडिया होते हैं। जब किसी भी जॉब पे मार्किंग करनी होती है तो इसको लगाया जाता है, जिससे हमें मार्किंग साफ सुथरी और स्पष्ट दिखाई दे सके। तो जो उसमें कॉपर सल्फेट होता है ना, इसमें कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की, इस मार्किंग मीडिया में कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की मिलाई जाती है। क्या? नाइट्रिक एसिड। एसिड आ रहा है, एसिड मतलब तेजाब, तेजाब मतलब जहरीला, इसीलिए इसको जहरीला माना गया कॉपर सल्फेट वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि चित्र में दिखाया गया एक्सरसाइज बाकाम। देखिए इधर इसको एनविल कहते हैं, यह हमारा स्पिंडल होता है, यह स्पिंडल लॉक है, यह फ्रेम है, यह बैरल या स्लीव है, और यह जो एक्स रूप में पूछा है थिम्बल है, और यह रैचेट स्टाफ है। तो यह क्या है? थिम्बल है। थिम्बल देखिए, थिम्बल ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है कौन सी प्रक्रिया ड्रिल किए गए होल की फिनिशिंग को संदर्भित करती है? तो ड्रिल किए गए होल को अगर फिनिश करना है, कहीं पे ड्रिल किया गया होल है उसको फिनिश करना है तो रिमिंग किया जाएगा भाई। क्या किया जाएगा? रिमिंग किया जाएगा। ऑप्शन जो अभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चित्र में दिखाए गए डाई के नाम देखिए, यहाँ पे सर्कुलर डाई है, बीच में कट लगा हुआ तो सर्कुलर स्प्लिट डाई ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सर्कुलर स्प्लिट डाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? विच मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर? देखिए लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर और प्लंजर टाइप, दो टाइप होते हैं। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। लीवर टाइप वाला लीवर एंड स्क्रॉल पे, किस पे डियर? लीवर एंड स्क्रॉल पे। ऑप्शन डी है, लीवर एंड स्क्रॉल बिल्कुल सही। रैक एंड पिनियन किस पे काम करेगा? जो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर इज द स्वीट सोल्डरिंग प्रोसेस? स्वीट सोल्डरिंग प्रक्रिया कहां लागू किया जाता है? देखिए जब किसी भी पार्ट की मरम्मत की जाता है, कभी भी इसका नॉर्मल काम कर लेने, किसी पार्ट की मरम्मत करना, उस पर पैच वगैरह लगाना, जैसे कोई टंकी है उसमें छिद्र हो गया, उस पर अलग से आप पैच लगाना चाह रहे हो, तब वहां पे स्वीट सोल्डरिंग प्रक्रिया यूज की जाती है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी पार्ट है ना उसमें सोल्डर हमें दिखता नहीं है, कोई भी जो पार्ट है ऊपर सोल्डर लगा करके सोल्डर वाला रखते हैं, फिर पैच लगा देते हैं, फिर ऊपर से गर्मी देते हैं जिससे वो अंदर सोल्डर पिघल करके फैल के तो वहां से पक जाता है। तो स्वीट सोल्डरिंग होती है ना। ऑप्शन बी बॉडी रिपेयरिंग वर्कशॉप के लिए ना। चलिए अगला है कि शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है भैया? तो स्टेक हमारा क्या करता है डियर? सपोर्टिंग पीस का काम करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे हमारा फोर्जिंग शॉप वगैरह में होता है ना, एनविल वगैरह जो हमारे सपोर्ट का काम करते हैं, वैसे यहाँ पे शीट मेटल में स्टेक का काम होता है सपोर्ट करना। नेक्स्ट पे आ जाइए। किस प्रकार का रेक एंगल टूल के सामने से पीछे की ओर? देखिए टूल के सामने से पीछे की ओर जिसमें हमारा ढलान बना हुआ होता है ना, वह हमारा क्या होता है? तो यह हमारा होता है पॉजिटिव रेक एंगल। और एक आता है हमारा जिसमें टूल के पीछे से आगे की ओर ढलान बना होता है, यह नेगेटिव रेक एंगल होता है। ठीक है, तो सामने से पीछे की ओर ढलान बना हुआ तो पॉजिटिव रेक एंगल होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सब तक पूरा हो गया ना। लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या? देखिए किसी भी लेथ मशीन में जो बैक गियर यूनिट यूज किया जाता है ना, वह स्पिंडल की स्पीड को रिड्यूस करती है, बहुत कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसा कुछ दिया है कि हाँ पहला ही है, टू रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। चलिए 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब यहीं पे मैं थोड़ा सा लूंगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब बस 10 सेकंड का, परेशान मत होइए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ डियर ना। मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग भी अगर बोतल साथ में लेके बैठे हैं तो आप लोग भी पी लीजिए पानी, ठीक है? ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए फटाफट कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लूँ तब तक ना। अंत भला तो सब भला। बहुत बढ़िया। अच्छा यार, मैं चित्र वाली क्लास, पता है ये आप जो याद दिला, आज मुझे ध्यान आया, मैं फिगर वाली क्लास आप लोगों ने मुझसे कभी बोला ही नहीं यार। मैं डेली क्लास करा, कोई मुझे याद नहीं दिलाया कि सर फिगर वाली क्लास नहीं हुई है। मैं सेकेंड ईयर की फिगर वाली क्लास करा दिया और आप लोगों में से कोई याद ही नहीं दिलाया। तो मुझे वो तो आज याद आया, तो कहो तो कल करवा दो, कल आप लोग की फिगर वाली क्लास करवा दूंगा। चलिए जाइए, खुश हो जाइए भाई, ठीक है? कोई याद ही नहीं दिला यार, मैं खुद भूल गया था। सेकेंड ईयर कराया था, मैं सोचा फर्स्ट ईयर का भी करा चुका हूं, मुझे याद ही नहीं था, कोई एक दिन बताया भी नहीं। कल करवा दूंगा फिगर वाली। आया तो कहो तो कल करवा दो, कल आप लोग की फिगर वाली क्लास करवा दूंगा। चलिए जाइए, खुश हो जाइए भाई, ठीक है? कोई याद ही नहीं दिला यार, मैं खुद भूल गया था। सेकेंड ईयर कराया था, मैं सोचा फर्स्ट ईयर का भी करा चुका हूं, मुझे याद ही नहीं था, कोई एक दिन बताया भी नहीं। कल करवा दूंगा फिगर वाली।
सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो आ रहे हैं यार, आप लोग ना रिवीजन कर लीजिए डियर। सेकेंड ईयर वाले बच्चे रिवीजन कर लें, ठीक है। आज मैं फर्स्ट ईयर के मैराथन में बिजी हूँ, तो आज सेकेंड ईयर नहीं चल पाएगा, तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे अपना रिवीजन कर लें। चलिए, क्या तीन तार विधि का उपयोग करके कौन सा व्यास मापा जाता है? तो थ्री वायर मेथड की मदद से हम लोग इफेक्टिव डायमीटर प्रभावी व्यास को मापते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इफेक्टिव डायमीटर प्रभावी व्यास। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। वही था ना, हाँ ठीक है। अगला क्या है? चित्र में दिखाया गया फिट का नाम। याद रखिए, जो हमारा होल है जिसका सबसे छोटा साइज ये है और शाफ्ट की सबसे बड़ी साइज ये है। होल का सबसे छोटा साइज और शाफ्ट की सबसे बड़ी साइज के बावजूद भी दोनों के बीच में गैप बच रहा है, क्लियरेंस बच रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्लियरेंस फिट बोलेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What is the use of diamond dresser? डायमंड ड्रेसर का उपयोग क्या भैया? तो ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग करने के लिए डायमंड ड्रेसर का यूज किया जाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है डियर? ऑप्शन बी वाला दिया हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। 0.5 mm पिच के स्पिंडल थ्रेड के सिंबल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी? 0.5 mm पिच के स्पिंडल थ्रेड के साथ थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी? देखिए, अगर 0.5 mm पिच का है ना स्पिंडल थ्रेड है, जो स्पिंडल है उस पर 0.5 mm का पिच कटा हुआ है, मतलब जब आप थिम्बल को एक चक्कर घुमाओगे तो चूंकि उस थ्रेड पे 0.5 mm का पिच है, मतलब पिच क्या होता है? एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी। तो एक चक्कर घुमाने पे वो एक थ्रेड के बराबर दूरी आगे चलेगा, मतलब 0.5 mm के बराबर दूरी आगे चलेगा। और थिम्बल पर टोटल कितने भाग होते हैं? थिम्बल को एक चक्कर घुमाया आपने, थिम्बल पर टोटल 50 भाग होते हैं। थिम्बल को एक चक्कर घुमाने का मतलब है कि आपने 50 भाग घुमा दिया, और जब 50 भाग घुमा या एक चक्कर घुमा, दोनों एक ही बात हो गई। तो वो किसके बराबर चलेगा? एक थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा, और एक थ्रेड मतलब पिच के बराबर। और पिच दे रखा कि 0.5 mm है, मतलब वो 50 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 0.5 mm के हो जाएगा। क्वेश्चन में एक भाग, एक डिवीजन मतलब एक भाग का मान पूछा है, तो ऐसे एक भाग निकाल दीजिए। एक भाग का क्या आ जाएगा? 0.5 अपन 50। यहाँ पे 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 5/500 हो जाएगा, या 1/100 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 जीरो तो 2 अंक पे 0.01 mm। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन बी 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। अगले क्वेश्चन पे आ जाए सब लोग फटाफट, थोड़ा तेजी से किया जाए डियर ना। चित्र में दिखाए गए एक्स किन्हीं भाग का नाम। मैंने अभी पीछे बताया था डियर कि जो पहले आता है ए, बाद में आता है ओ, तो नीचे वाला एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व, ऊपर वाला ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। तो यहाँ नीचे वाला इस बार पूछ दिया, तो एसिटिलीन वाल्व होगा। एसिटिलीन वाल्व कहाँ पे? ऑप्शन नहीं दे रखा है एसिटिलीन वाल्व। नेक्स्ट पे आ जाइए। क्या चित्र में दिखाया गया? देखिए, इसमें क्या किया गया? दो पार्ट थे, इसमें अंदर को कट लगा दिया गया। अंदर हमने कट लगा दिया तो अंडर कट फोल्डर है ना, अंडर कट फोल्डर। नेक्स्ट पे आ जाइए। चित्र में दिखाया गया पीपीई का नाम क्या है? देखिए, वेल्डिंग करते समय हम लोग इसको यूज करते हैं। इसको हाथ में पकड़ के किया जाता है, इसलिए हैंड बोला जाता है ना, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। सर पे पहन लेते हैं, सर पे भी पहनने वाला आता है तो वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन कहलाता है। हाथ में पकड़ के करते हैं तो वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। तो वेल्डिंग हैंड स्क्रीन यहाँ पे चूंकि हाथ में यहाँ दिया, हाथ से पकड़ के किया जाएगा तो वेल्डिंग हैंड स्क्रीन कहलाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। क्या चीजें सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल कौन सा है? तो कभी भी जो आपस में सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, उनका जो आपस में संवाद बात व्यवहार होता है, उसके आधार पर तो टीम वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? टीम वर्क होता है, जो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले में क्या आइडिया? चित्र में दिखाया, देखिए इसका थोड़ा सा हमें रीडिंग निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा भाई। ध्यान दीजिएगा तो मजा भी आएगा। देखिए, इंच की बात करने लिए, देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा है? 3 लिखा हुआ। मतलब 2 इंच था, अब यहाँ 3 इंच हो गया। मतलब एक बोला जाता है 1 इंच है ना भाई, 2 इंच था 3 इंच, मतलब इसके बीच में 1 इंच। 1 इंच में टोटल कितने भाग? यहाँ काउंट कर लीजिए। बड़े वाले 10 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ। तो बड़े 10 भाग है, और इनके बीच में भी एक छोटे भाग भी है। मतलब आप कह सकते हो कि 10 बड़े भाग और 10 छोटे भाग, टोटल 20 भाग हो गए ना। तो 1 इंच में टोटल कितने हो गए? 20 भाग। मतलब आप कह सकते हो कि जो 20 भाग है डियर, इसमें 20 भाग है मिला करके छोटे वाले के, तो 20 भाग हमारा 1 इंच के बराबर है। किसके बराबर है? 1 इंच के बराबर है। अब हम रीडिंग यहाँ पे निकाले तो मजा आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 0 यहाँ पर है ना, 4 है, 4.5 है, उससे आगे है। तो अगर यहाँ पे 2 था डियर, तो जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 1 लाइन, फिर 2 है, फिर 1 लाइन है, फिर से थोड़ी बड़ी लाइन रहेगी। यहाँ पे 1 रहा होगा, फिर 1 लाइन छोटी, फिर 1 बड़ी रहा होगी, जो मीन वाली बड़ी रहेगी, जो 1 इंच की रही होगी, इस तरह से। तो 0 से 1 इंच। अब यहाँ पे छोटे वाले कितना भाग कम है? यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना भाग है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 के बाद है 0, 9वीं भाग से थोड़े से आगे है, मतलब 9 भाग हमें दिख रहे हैं। 20 भाग का मान 1 इंच है, तो 1 भाग का मान कितना होगा पहले इसका निकाल लें। 1 भाग बराबर 1/20 मतलब 0.05। यहाँ पे हमें 9 छोटे भाग दिख रहे हैं, तो 1 भाग का मान कितना, तो 9 भाग का मान कितना होगा, तो 9 भाग बराबर क्या हो जाएगा ना, 1 भाग का मान इतना है, तो 9 भाग का मान 9 गुणे 0.05 क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 ना 0.45, ये आ गया हमारे 9 भाग का मान। देखिए ये टोटल देखा जाए, ये 9 भाग प्लस इसके पहले 1 इंच भी तो था, तो 1 इंच 9 भाग मतलब 1.45 इंच रीडिंग बराबर मेन स्केल की रीडिंग आ गई, प्लस 1.45 इंच प्लस। अब देखेंगे कि ये हमारा जो वर्नियर स्केल के कौन सा भाग मेन स्केल की सीध में आता है, तो यहाँ पे दे रखा देखिए 5 है, 6, 7, 8, 9, यही एरो बनाया था 9वें वाला, मतलब 9वां भाग मैच कर रहा है, तो रीडिंग बराबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग इज इक्वल टू 4, 5 प्लस 9 इंटू लिस्ट काउंट। कौन सी है भैया, तो ये हमारे पास इंच वाला है, इंच वाले की जो लिस्ट काउंट होती है वह कितना होता है 0.001 होता है, बस इनका गुणा कर लिए 1.45 प्लस 1.45 प्लस यहाँ पे 0.009, दोनों को जोड़ दीजिए 1.459 इंच। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए वाला है 1.459, ठीक है ना, पहला सही है, पहला सही है, बहुत बढ़िया 459, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क में फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है। देखिए डियर, ब्लास्ट फर्नेस में जो होता है, ठीक है भाई समझ गया आपने बोला था डियर, अब आगे क्लास की तरफ फोकस कीजिए ना। जिनका कल एग्जाम है डियर, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं रिवीजन करा ही रहा हूँ, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, कल एग्जाम दीजिए, मजा आ जाएगा, देख लीजिएगा। और एग्जाम देने के बाद मैंने आप लोग बताया कि जब दे करके आना तो मुझे इंस्टाग्राम पे जो भी क्वेश्चन आया उसको मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेके ना कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंस्टाग्राम पे ग्लोबल ITI अभी सर्च करना, मैं मिल जाऊंगा और मुझे वहां पे भेज देना, ठीक है कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। देखिए ध्यान करें कि ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क में फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर, आपने देखा गांव वगैरह में गुड़ बनता है तो वहां भी चूना डाल दिया जाता है। चूना क्या करता है कि जो भी गुड़ में गंदगी है उसको काट करके झाग के रूप में या स्लैग के रूप में इकट्ठा करता है, जिसको बाद में छन्नी के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, जिसको लोग मैया भी कहते हैं। वैसे ही मेटल में भी होता है, भट्टी में लोग क्या करते हैं, जब उस मटेरियल में चूना पत्थर मिलाते हैं तो उसमें जो भी अयस्क में जो भी गंदगी है उसको स्लैग के रूप में, गंदगी के रूप में वो काट करके ऊपर इकट्ठा कर लेता है और फिर वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे ना, टू फॉर्म मोल्टर स्लैग, मोल्टेन स्लैग, मोल्टर स्लैग बनाने के लिए स्लैग के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, झाग के रूप में ऊपर उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, इसलिए चूना पत्थर मिलाते हैं। स्लॉटेड एंगल प्लेट में एंगल क्यों दिया जाता है भैया, नहीं स्लॉट क्यों दिया जाता है, मैं भी भाई एंगल प्लेट में एंगल तो रहेगा ही। स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट इसलिए देते हैं जिससे जॉब वगैरह को उस पर आसानी से क्लैंप किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, फॉर जॉब क्लैंपिंग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देती है जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना और खाद के रूप में उपयोग करना, यह कंपोस्टिंग होता है। क्या होता है ये कंपोस्टिंग, आपने सुना होगा कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद हम लोग कृषि विज्ञान में बचपन में पढ़ते थे, तो वही है कंपोस्टिंग, कार्बनिक यौगिक को तोड़कर कंपोस्ट खाद के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कच्चे माल का वजन ज्ञात करने का सूत्र, देखिए फार्मूला होता है हमारे पास, घनत्व रो इक्वल टू m/v। हमें क्या निकालना है, कच्चे माल का वजन मतलब m निकालना था, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू रो, v मतलब वॉल्यूम आयतन, v मतलब वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, और रो मतलब डेंसिटी घनत्व, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन देख लीजिए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आयतन इंटू घनत्व, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सोल्डरिंग का उपयोग करके किस शीट धातु को जोड़ना आसान है। मैंने आपको बताया था भाई सोल्डरिंग में हम लोग जनरली नॉर्मल सोल्डर में टीन और लेड यूज करते हैं, कई बार लेड जहरीला होता है तो किचन में यूज नहीं किया जाता, सिर्फ टीन यूज किया जाता है, तो उससे आपको याद आ जाएगा क्या कि टिंड प्लेट को जोड़ना आसान होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे याद करना आसान है, बोले ना। नेक्स्ट पे आ जाइए, धातु के किस यांत्रिक गुण में घिसाव और घर्षण को झेलने की क्षमता होती है। जो घिसाव जल्दी घिसे ना, भाई कौन जल्दी नहीं घिसेगा, जिसमें हार्डनेस होगा, जो चीज कठोर होगी उसमें घिसने की क्षमता मतलब सहने की क्षमता होगी, वो जल्दी घिसेगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हार्डनेस। नेक्स्ट पे आ जाइए, लेथ में टेल स्टॉक का उद्देश्य क्या है। किसी भी लेथ मशीन में जो टेल स्टॉक लगाया जाता है ना, कोई भी लेथ मशीन है डियर, उसके बाएं साइड हमें स्टॉक पे जो चक लगा हुआ है उसमें जो पकड़ी गई जॉब है वो लंबी हो जाए। जब लंबा जॉब रहता है तो उसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए टेल स्टॉक यूज किया जाता है, तो वही टू सपोर्ट द लेंथी वर्क, लंबी जॉब को सपोर्ट प्रदान करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऑटोनोमस मेंटेनेंस का पहला चरण क्या है। किसी भी ऑटोनोमस जो मेंटेनेंस होता है उसका जो पहला स्टेप या पहला चरण होता है ना, वह होता है इंक्रीज ऑपरेटर नॉलेज, ऑपरेटर की नॉलेज को बढ़ाना, इंक्रीज ऑपरेटर नॉलेज, पहला स्टेप यही है हमारा ऑटोनोमस मेंटेनेंस का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी क्या होती है। कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड होता है भाई साहब,
प्रोटेक्टेड है नॉर्मल चांदी की तरह होता है। जैसे हमारे चांदी की एक्यूरेसी 1 भाग का मान 1 डिग्री होता है, वही उसकी एक्यूरेसी होती है। वैसे ही कंपनसेट में भी 1 भाग का मान 1 डिग्री होता है। क्या पूछा है? हाँ, प्रोटेक्टेड हेड का पूछा है। चांदी की तरह नॉर्मल होता है तो 1 भाग का मान 1 डिग्री होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम, चित्र में दिखाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम, ठीक है। देखिए इसमें जो नीचे वाला होगा ये लोअर ब्लेड कहलाता है, नीचे वाला लोअर ब्लेड, ऊपर वाला अपर ब्लेड ना, ये हमारा लीवर हो गया, ये लीवर हो गया, ये क्लैंपिंग डिवाइस हो गया ना। इसको पूछ रहा तो ये बॉडी हो गया हमारा, तो इसी को पूछा था ये क्या है? अपर ब्लेड, ऊपर वाली ब्लेड है ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपर ब्लेड। वी ब्लॉक के दोनों दिए गए ग्रुप क्या उपयोग है? देखिए कोई भी वी ब्लॉक जो हमारा बना होता है ना, वी ब्लॉक में क्या करते हैं हम लोग, साइड में दोनों तरफ ग्रुप्स काट देते हैं इस तरह से। तो ये पूछ रहा है कि जो ग्रुप्स दिया जा रहा है भैया, ये काहे के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप दिया जाता है इसलिए दिया जाता है जिससे आसानी से हम लोग यू क्लैंप वगैरह लगा करके इसमें जॉब को क्लैंप कर सकते हैं। तो क्लैंपिंग के लिए मेन पर्पज होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ना, होल्डिंग क्लैंप ना, क्लैंप वगैरह पकड़ने के लिए वो जगह मिलता है वहां पे ग्रुप से। अगला है ब्रेजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली मिश्र धातुओं के लिए गलनांक की सीमा क्या है? जो चांदी, सिल्वर की स्पेशली बात कर रहा है ना, कि ब्रेजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली जो चांदी मिश्र धातुओं के लिए गलनांक की सीमा, तो उसकी होती है 600 से 850 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 600 से 850 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम क्या है? ये लीवर टाइप है, देखिए इसको लोग पिवट कहते हैं। दोनों पॉइंट ना, ये लीवर होता है, ये लीवर है दोनों, और ये हमारा स्टाइलस है, जो एक्स के रूप में पूछा है स्टाइलस हो जाएगा ना। स्टाइलस और लीवर जहां पे जुड़े हैं इसको पिवट कहते हैं। ये रिटर्न स्प्रिंग होती है, ये स्क्रॉल होता है, ये पॉइंटर होता है, तो यहाँ पे स्टाइलस सही हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। कह रहा है कि सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध है? भाई सेफ्टी साइन जो हम लोग 4 टाइप से पढ़ते हैं, जो हमारे पास सेफ्टी साइन होता है 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है निषेधात्मक ना, एक होता है सुरक्षा, इसको क्या बोलते हैं, मैंडेटरी, अनिवार्य वाला ना, प्रोविजन, मैंडेटरी, निषेधात्मक और अनिवार्य, 2 हो गया। एक वार्निंग साइन हो गया, 3 हो गया। एक इंफॉर्मेशन सूचनात्मक हो गया, 4 हो गया। तो यही 4 टाइप के हमारे पास होते हैं, यही 4 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित गेज का नाम क्या है? यह बात किया जा रहा है, यह गेज है ना। गेज का अगर मैं फिगर बनाना चाहूं भाई साहब, गेज का अगर मैं फिगर बनाना चाहूं, यह देखिए यह पूरा यह गेज है, इसको हम लोग सेंटर गेज कहते हैं। सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल के एंगल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेंटर गेज, ठीक है, सेंटर गेज। नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है कि आकार की निचली सीमा क्या होगी यदि आयाम इस प्रकार, यह दे रखा है ना, इस प्रकार है तो निचली सीमा देखिए, बेसिक साइज दिया है 25, ठीक है, ऊपर प्लस 0.021 और नीचे माइनस 0.000, ठीक है। निचली सीमा पूछा है तो हम लोग लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे? बेसिक साइज लिखेंगे, और लोअर मतलब माइनस, अपर पूछा तो प्लस वाला लेते हैं, लोअर पूछा है तो माइनस वाला लेंगे। माइनस वाला आप लेगो तो 0.000 कुछ भी घटा लीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 25 ही रह जाएगा ना, 25 ही रह जाएगा। 25 वाला ऑप्शन सी में है, 25.00 है। नेक्स्ट पे आ जाइए। खैर चित्र में दिखाया गया शीट मेटल में उपयोग किया जाने उपकरण, देखिए ये जो उपकरण दिखाया गया इसको हम लोग ट्रेमल कहते हैं, बड़े व्यास के वृत्त बनाने के लिए। जब कहीं पर हमें बड़े साइज के, बड़े डायमीटर के, बड़े व्यास का वृत्त बनाना हो तो ये ट्रेमल यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ट्रेमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ भाई, कोई क्या सोच सर आप सेकेंड ईयर का क्लास आज नहीं चलाएंगे क्या? हम लोग तूफानी मैराथन ना चलेगा भैया। आपकी देखिए डियर, फर्स्ट ईयर का एग्जाम कल से स्टार्ट है। आज सेकेंड ईयर वाले भाइयों यार आपस में आप लोग प्यार की भावना रखो। यह कौन सा दयादी वाला मामला, आप लोग जैसे पड़ोसी लग रहे हो, खेत के लिए लड़ रहे हो ना। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का डियर कल से कुछ लोगों का 9 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, इसीलिए आज मैं उनका मैराथन करा रहा हूँ। आप लोगों का जो है 9-10 प्रैक्टिकल है, कल प्रैक्टिकल होगा, तो कल ना कल मैं परसों 10 तारीख में आपका मैराथन करा दूंगा। भाई काहे नाराज हो रहे हो? आपको भी मैं दूंगा, टेंशन मत लीजिए। 10 तारीख को आपका मैराथन करवा दूंगा सेकंड ईयर वालों का भाई, ठीक है। नाराज मत हो यार, आप लोग अभी करवा दूंगा। काहे गुस्सा होते हो आप लोग, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो, बताओ। देखिए चित्र में किस प्रकार का पिन दिखाया गया, इसमें देखेंगे तो एक साइड सीधी रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरी साइड टेपर है, मतलब धीरे धीरे होल के साथ इसका गैप बनता हुआ जा रहा है, क्लियरेंस बच रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्वार्टर पिन, इसको क्या बोला जाता है डियर? ये क्वार्टर पिन होती है। क्या होती है? क्वार्टर पिन होती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। चित्र में दिखाया गया एक चिन्हित भाग का नाम देखिए डियर, यहाँ पे तो हमारा यही बैरल स्लीव था। बैरल स्लीव पे डेटम लाइन है, डेटम लाइन के समांतर हम लोग जो 10 लाइन खींचते हैं, इसी को पूछ रहा है, इसको हम लोग वर्नियर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्नियर डिवीजन कहते हैं, ये वर्नियर माइक्रोमीटर है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई बात समझ में ना? आई बात समझ में ना? नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
ठीक है, अगला क्या कह रहा है, दिखाया गया थ्रेड का नाम। इसमें देखिए एक साइड सीधा और एक साइड ये 45 डिग्री पे, 90 डिग्री 45 डिग्री बटरेस थ्रेड का होता है जो बड़ी बड़ी वाइसों पर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होती है डियर, उसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो 7 मीटर क्यूब होती है। कितना होता है? 7 मीटर क्यूब होता है। देखिए सेकेंड ईयर वाले बच्चे तैयार रहे, सेकेंड ईयर का अभी ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मैराथन चलने वाला है। सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की मैराथन चलने वाली है, तो आप लोग वहां पे जुड़ जाइए, वहां पे आज मजे कीजिए। आप लोग का मैराथन मैं 1-2 दिन में करा दूंगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है? ट्विस्ट ड्रिल में डीजल जो क्लियरेंस, मतलब कोई भी जॉब में ट्विस्ट ड्रिल काम कर देते हो तो यहाँ पे साइड में इस चीज के बीच में क्लियरेंस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जिससे कि उसकी जो पीछे की है जो जॉब के साथ फ्रिक्शन ना करे। फ्रिक्शन करेगी तो फालतू में ड्रिल बीट भी गर्म होगी और पावर भी वेस्ट जाएगी, तो इसलिए हम लोग फ्रिक्शन से बचने के लिए क्लियरेंस एंगल देते हैं। तो वही है, टू प्रिवेंट ड्रिल फ्रिक्शन बिहाइंड द कटिंग एज। आपने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है खोखले बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? खोखला और बेलनाकार जाब, पहले यही सोचिए कि ये क्या कह रहा है। खोखला है और बेलनाकार है, खोखला भी है और बेलनाकार भी है। तो खोखला बेलनाकार क्या होगा? मतलब पाइप होगी, और पाइप को पकड़ने के लिए पाइप वाइज, पाइप को पकड़ने के लिए पाइप को कितने पॉइंटों से पकड़ती है? तो पाइप वाइज हमेशा पाइप को 4 पॉइंट से पकड़ती है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, लेथ पर काम करते समय कौन सा सुरक्षा कदम का पालन करना चाहिए? कूलेंट को बंद कर दे, चिप्स को नंगे हाथों से छुओ और मजा लो। ठीक है, काम करते समय कोई भी समायोजन ना करें, या जॉब को ठीक से क्लेम किया जाना चाहिए। देखिए सुरक्षा कदम को पालन करने की बात करें तो क्या है, डू नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट ड्यूरिंग वर्क। काम करते समय कोई भी, मतलब मशीन चल रही है उस समय आपको एडजस्ट करने लगे, लीवर चेंज करने लगे, तो मेन ये है कि काम करते समय कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए, काम करते समय कोई भी समायोजन ना करें। क्लास किस क्लास की आग लकड़ी, कागज या कपड़े से लगती है? लकड़ी, कागज, कपड़ा में लगने वाली आग क्लास ए में रखा गया है। क्लास बी में लिक्विड, मतलब जैसे कि आपका डीजल, पेट्रोल, केरोसिन हो गया, उसमें लगने वाली आग क्लास बी में रखा गया है। क्लास सी में गैस में लगने वाली आग को रखा गया है, और क्लास डी में धातु या बिजली में लगने वाली आग को रखा गया है। ठीक है, तो लकड़ी, कागज, कपड़ा भैया क्लास ए में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चित्र में दिखाया गया ड्रेसर का नाम मैं बार बार बताया हूं कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे डियर, ये स्टार जैसा बनता है, इसलिए इसको स्टार व्हील ड्रेसर कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, स्टार व्हील ड्रेसर। अगले पे आ जाइए भाई। अगला कह रहा है जिंक लेपित लोहे का दूसरा नाम क्या है? किसी भी आयरन पे जिंक का घोल लेते हैं, आयरन से डुबो के निकाल लेते हैं, उस पर जिंक की परत चढ़ जाती है, जिंक की कोट चढ़ जाती है, तो उसको हम लोग गैल्वनाइज्ड आयरन शीट कहते हैं, जिसको जीआई शीट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या भैया, गैल्वनाइज्ड आयरन, ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। आरजेडी महाराज सरकार जी, कितनी बार बता दिया यार आपको, आप लोग बात को समझते क्यों नहीं? बोला तो मैंने कि आज यार आप लोग अपने पिछली क्लासेज की रिवीजन कर लीजिए। आपका कल प्रैक्टिकल है, उस पर चलेगी क्लासेज, जो भी उसको ध्यान दीजिएगा। परसों 10 तारीख को आपका तूफानी मैराथन करा दूंगा मैं। कल नॉर्मल क्लासेज आपकी चलेगी, परसों 10 तारीख को मैराथन क्लासेज कराऊंगा 8:30 बजे। आज विवेक सर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मैराथन कराने वाले हैं सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए विवेक सर आज 8:30 बजे मैराथन की क्लास करवाएंगे। 10 तारीख को मैं आपका मैराथन करा दूंगा, कहीं परेशान हो रहे हो? चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया लगाया जाता है? तो रफ फोर्जिंग, तो जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस कीजिए। ठीक है, 8:30 बजे आज एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास चलेगी। रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया लगाते हैं? तो रफ फोर्जिंग कास्टिंग जब होता है तो उसको व्हाइट बात, मतलब वो जो चाक वगैरह होता है पानी मिला करके, कई बार इसको हम लोग पानी में नहीं मिलाते, तारपीन का तेल वगैरह मिलाते हैं, जिससे कि जॉब पे जंग ना लगे ना। नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा 40 mm व्यास वाले कच्चे लोहे की छड़ के लिए स्पिंडल स्पीड की गणना करें। यदि कटिंग स्पीड दे रखा है, कटिंग स्पीड मतलब वी कितना दे रखा है? 15 मीटर प्रति मिनट दे रखा है। अब व्यास भी दे रखा है, डी कितना दे रखा है? डी 40 mm दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फार्मूला क्या होता है भाई साहब? तो आप कहोगे कि फार्मूला होता है V = पाई डी। बाईस बटे 7 होता है या 3.14 होता है। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, मतलब तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1000 के जगह हो जाएगा v × 1000 अपॉन पाई डी, नीचे आ जाएगा पाई × डी। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, v की वैल्यू दे रखा 15 × 1000
अपन पाई की वैल्यू 22/7 रखिए या 3.14 रख लीजिए, इंटू डी की वैल्यू 40 है, एक जीरो कट गया, 4 से जाएगा 25, 100 25 आ गया। ठीक है, तो 15 पचे 75 को 5 हाथ से 7, 15 30 37 375 आ गया। अब 5 3.14, इसका भाग देके देख लीजिएगा कितना वैल्यू आता है। मैं यहाँ पे टाइम खराब ना करते हुए कैलकुलेटर का यूज करके काम बना लूंगा ना, लेकिन आप लोग अपना खुद से करना पड़ेगा एग्जाम में डियर, वहां कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं देखूं अगर कितना है डियर, 375 है ना, 375 भागे 3.14 कितना आ रहा है भैया, 119.4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 119.4 आ रहा है। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो है आपका डी 119.4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि नरम सोल्डरिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए पिघलने का तापमान क्या है। सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए जो पिघलने का टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, तो 600 500 एवं 500 तीनों गलत दे रखा है। सबसे लास्ट बचता है 420 से नीचे, 420 से ऊपर होगा तो हार्ड सोल्डरिंग हो जाएगा, 420 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि किस मेटल कटिंग साह का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है। किस मेटल कटिंग साह का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया काटना है, बड़े साइज की जॉब को काटना है, तो उसके लिए हम लोग सर्कुलर साह यूज करते हैं। भाई क्या यूज करते हैं, सर्कुलर साह यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, सर्कुलर साह। क्या, सर्कुलर साह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर ऊंचे धब्बों को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सभी सपाटा हो या घुमावदार हो, हमें हाई स्पॉट्स को हटाना है। हाई स्पॉट्स को हम लोग स्क्रैपर के द्वारा खुरच खुरच कर हटाते हैं, तो उसको हम लोग इसलिए बोलते हैं स्क्रैपर के द्वारा। किसके द्वारा, ये स्क्रैपर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग को कारक कौन निर्धारित करता है, तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड का डाया क्या, क्योंकि इलेक्ट्रोड का साइज इलेक्ट्रोड की व्यास से लिया जाता है और इलेक्ट्रोड के साइज ही डिपेंड करता है कि हम लोग करंट को कितना निर्धारित करें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील धातु को टाका लगाने के लिए किस अकार्बनिक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। इनऑर्गेनिक की बात कर रहा है, जिसको हम लोग कोरोजिव फ्लक्स भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक फ्लक्स को कोरोजिव फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो साल अमोनिक है, जिसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था, क्या अमोनियम क्लोराइड भी बोला जाता है इसको, क्या अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। म्यूरिएटिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है ना, किल्ड स्प्रीड है। किल्ड स्प्रीड को हम लोग जिंक क्लोराइड भी कहते हैं। क्या डियर, जिंक क्लोराइड बोला जाता है। और म्यूरिएटिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है। क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीन चीजें हो गई ना। तो जो हमारा डियर साल अमोनिक है, उसको अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसको याद करने का तरीका है CIS। कापर की सीट हो, आयरन की सीट हो या स्टील हो, उसके लिए साल अमोनिक यूज किया जाएगा। किल्ड स्प्रीड मतलब जिंक क्लोराइड, इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था, CVT। कापर ब्रास टीन के लिए जिंक क्लोराइड यूज किया जाएगा। म्यूरिएटिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, जो GI सीट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब बचा फास्फोरिक एसिड, स्पेशली स्टेनलेस। देखिए सिर्फ स्टील पूछा होता तब तो स्टील वाला हमारा अमोनियम क्लोराइड में आ जाता, लेकिन यहाँ पे स्टेनलेस स्टील पूछा है। स्टेनलेस स्टील के लिए फास्फोरिक एसिड, क्या डियर, फास्फोरिक एसिड यूज किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर ना। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इफेक्टिव डायमीटर को चेक करने के लिए जो यूज किया जाता है, उसके वायर के चयन का, कि वायर का चयन हमारा डिपेंड करेगा कि जो पिच है ना, जो थ्रेड है उसकी पिच क्या है, उसके हिसाब से वायर का चयन किया जाएगा। पिच के हिसाब से, भाई कि इसके बीच में ही तो हमारा वायर आना है, तो थ्रेड का पिच कितना उसके हिसाब से, तो वही यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पिच ऑफ द थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, घटक आकार की ऊपरी सीमा क्या है। देखिए बेसिक साइज ऊपरी पूछा, निचले पूछता था माइनस वाला, बेसिक साइज लिख लीजिए। अब अगर ऊपरी सीमा पूछा है तो प्लस वाला लिखिए, निचली सीमा लिखा है तो माइनस वाला पूछिए। यहाँ ऊपरी सीमा पूछा है तो प्लस वाला लिख लीजिए, प्लस 0.008, दोनों को जोड़ दीजिए, 20.008 आ गया ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बड़ा मजेदार है, क्वेश्चन देखते ही आंसर सॉल्व। आ रही बात समझ में, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व। भाई जो भी सेकेंड ईयर के बच्चे परेशान हो रहे हो, मैं उनको बता दूं, 8:30 बजे से आज आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की मैराथन क्लास चलने वाली है। तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे तुरंत लाइव वाले सेक्शन में जा करके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की मैराथन ज्वाइन करें। ठीक है, सेकेंड ईयर के जो भी बच्चे आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई कि जाकर के अपना लाइव वहां पे ज्वाइन कीजिए मैराथन वाली। एक सेकंड रुक जाइए भैया, आप लोग जवाब दीजिए, थोड़ा सा मैं एक काम कर देता हूं, एक सेकंड रुकिएगा।
एक सेकंड भाई रुक जाना ना, आपको जवाब देना, थोड़ा सा एक सेकंड मुझे देना। ठीक है चलिए, देखिए डेरिस की बात करें, यहाँ पे देखेंगे दो हाफ हाफ, दो आधी आधी डाई यहाँ पे लगी हुई है, इसीलिए इसको हाफ डाई कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ डाई कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर कौन सा सेमी ना विच सेमी परमानेंट है जो प्लेट और स्टील को मजबूती से पकड़ता है। प्लेट या स्टील सेक्शन को आपस में जोड़ना होता है तो सेमी परमानेंट जॉइंट कौन सा यूज करते हैं? तो देखिए जो हमारे पास नट बोल्ट होता है टेम्पोररी में आता है, क्योंकि कभी भी नट बोल्ट को आप चाहें दो पार्ट को जोड़िए अलग करिए, ना तो पार्ट का नुकसान होता है ना तो फास्टनर का नुकसान होता है, टेम्पोररी हो जाता है। सेमी परमानेंट में क्या होता है कि जब हम लोग दो पार्ट को अलग करना चाहते हैं तो सिर्फ फास्टनर का नुकसान होता है। जब रिवीट के द्वारा दो पार्टों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें अलग करना होता है तो रिवीट को काटनी पड़ जाती है, रिवीट बेकार चली जाती है, इसीलिए रिवीट को सेमी परमानेंट वाले में रखा गया है। ठीक है ना। वेल्डिंग वाले को परमानेंट में हम लोग रखते हैं, क्यों? क्योंकि वेल्डिंग क्या करता है, पिघल करके दो पार्टों को पिघला करके आपस में जोड़ता है। जब आप जॉइंट अलग करना चाहेंगे तो वेल्ड भी टूटेगा और जो पार्ट आप पिघल करके जोड़ा वो भी टूटेगा, मतलब फास्टनर और पार्ट दोनों का नुकसान होता है, इसलिए वेल्डिंग परमानेंट में आता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, गैंग ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है? देखिए गैंग ड्रिलिंग मशीन तब यूज करते हैं बेंच सेंट्री ड्रिलिंग मशीन, तो 3-4 बेंच सेंट्री ड्रिलिंग मशीन को एक साथ लगा लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? उसी को कहते हैं गैंग ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी भी क्रमिक संचालन, जैसे आपको किसी भी जॉब में क्या करना है, टैपिंग करना है, इंटरनल थ्रेड काटना है, तो आप पहले क्या करोगे, उसमें ड्रिल करोगे, पहले ड्रिल करोगे, फिर आप रिमिंग करोगे, रिमिंग के बाद टैपिंग करोगे। तो एक यही प्रक्रिया एक मशीन पे करोगे तो बार बार टूल बदलने में समय खराब होगा, तो ऐसे में उसको गैंग ड्रिलिंग मशीन पे यूज करते हैं। एक पे ड्रिल किया जाता है, एक पे रिमिंग, एक पे टैपिंग, तो आसान हो जाता है। मतलब जहां पे ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन हो तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं, डी नहीं, क्रमिक संचालन ना, ऑप्शन बी ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन हो वहां पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला कह रहा है चित्र में दिखाया गया छेनी का यूज। भाई साहब अगर इस छेनी की बात करें, देखो ना पहले हमने एक जॉब पे चेन ड्रिलिंग किया, क्या कर रखा है, जॉब पे चेन ड्रिलिंग किया जाता है। चेन ड्रिलिंग करने के बाद इनकी बीच का मटेरियल हटाने के लिए, जैसे आयताकार स्लॉट बन सके, तो इनके बीच का मटेरियल हटाने के लिए चीजल का उपयोग करते हैं, जिसको वेब चीजल या पंचिंग चीजल के नाम से भी जाना जाता है। वेब चीजल और एक और इसका नाम होता है पंचिंग, क्या डियर? पंचिंग चीजल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? देखिए जो स्क्रू जैक होता है ना, उसमें जो हम लोग थ्रेड यूज करते हैं उसमें स्क्वायर थ्रेड यूज करते हैं। स्क्रू जैक में क्या यूज करते हैं? स्क्वायर थ्रेड यूज करते हैं, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन सी दे रखा है स्क्वायर थ्रेड। जितने बच्चे स्क्वायर थ्रेड बता रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो भाई फटाफट। अगला क्या कह रहा है भाई, कौन सी शेयरिंग मशीन एकल या निरंतर काटने की क्रिया के लिए फायदेमंद है? एकल या निरंतर काटने की क्रिया के लिए फायदेमंद है, जो मतलब अगर आप कंटिन्यू कटाई करें तो उसके लिए गिल्टन शेयर यूज किया जाता है। क्या गिल्टन शेयर? यहाँ पे जो कि ऑप्शन बी दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन? बड़े पैमाने पर उत्पादन का क्या फायदा है? ये बड़े पैमाने पर अगर कोई चीज मास प्रोडक्शन किया जा रहा है, बहुत उत्पादन हो रहा है, तो किसी भी मशीन का कोई भी पार्ट जब खराब होगा तो उसका स्पेयर पार्ट आसानी से मिल जाएगा। पता चलो अब भाई कम प्रोडक्शन हो रहा है, आपका पार्ट खराब हो गया, आप वेट कर रहे हो, भैया ऑर्डर दे दियो, महीनों वेट कर रहे हो कि पार्ट बन के आए तो आपको मिले। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो आसानी से स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे, कभी खराब होगा आप आसानी से बदल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्पेयर पार्ट कैन बी क्विकली मेड अवेलेबल। यह कौन सा उपकरण अभी हमने पीछे पढ़ा था? हाफ मून। मैंने बताया था ना कि आधे चंद्रमा की आकृति का होता है, तो हाफ मून। क्या? हाफ मून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ई क्या दर्शाता है? जो फर्स्ट एड होता है डियर, उसमें एबीसी यूज किया जाता है। ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना, सर्कुलेशन। ठीक है, तो ए का मतलब पूछा है, ए मतलब एयरवे, तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एयरवे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुरुत्व वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है? जो सरफेस प्लेट होती है वो तनाव मुक्त अच्छी गुरुत्व वाले कास्ट आयरन की लिए प्रॉपर्टी होती है ना, को लंबे समय के बाद, लॉन्ग एजिंग के बाद भी, लंबे समय के बाद भी अपने उसको बनाए रखती है ना, उसकी आकृति खराब नहीं होती, लंबे समय के बाद भी वो अपनी आकृति को बनाए रखता है। तो वही यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो टूटने से रोकने के लिए, थर्मल विस्तार विकृति को रोकने के लिए, उसमें कोई विरूपण नहीं होता है, वो लंबे समय तक अपनी आकृति को बनाए रखता है। तो ये ऑप्शन सही होगा, टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन। अगला है निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग करते हैं? देखिए हमारे पास प्रिक पंच होता है जो डिवाइडर वगैरह के पॉइंट को स्थान देने के लिए यूज किया जाता है। डॉट पंच जो 60 डिग्री होता है जिसका एंगल, डॉट पंच को कई बार 60 डिग्री वाला प्रिक पंच भी बोलता है, जिसका यूज कहीं भी मार्किंग करने के बाद जो निशान खींचा जाता है स्क्राइबर से, उसको पक्का करने के लिए यूज किया जाता है। 3 से 5 mm की दूरी पर डॉट डॉट की निशान लगाई जाती है। तो वही यहाँ पूछा था कि निशान को दिखाने के लिए, निशान को पक्का करने से मतलब है मार्किंग को, तो डॉट पंच यूज किया जाता है। सेंटर पंच हमारा ड्रिल बीट के लिए यूज किया जाता है, किसी भी जॉब पर जहां ड्रिल करना होता है, ड्रिल होल करना होता है, तो ड्रिल बीट के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम लोग सेंटर पंच यूज करते हैं, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। अगला है कौन सी मशीन ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए स्टार व्हील ड्रेसर का उपयोग करती है? विच मशीन यूज स्टार व्हील ड्रेसर फॉर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील? लेकिन जो हमारे पास पेडेस्टल ग्राइंडर होता है ना, पेडेस्टल ग्राइंडर जैसे आपको फैन आता है ना, टेबल फैन और पेडेस्टल फैन। टेबल फैन हमारा नीचे नॉर्मल लेवल होता है और हम लोग रख देते हैं, और जो पेडेस्टल फैन होता है, जो पेडेस्टल फैन होता है उसके साथ देखेंगे स्टैंड लगा हुआ आता है। उसी तरह ग्राइंडर में होता है बेंच ग्राइंडर होता है, जिसको बेंच पर रखते हैं जिससे हमारी उचित हाइट तक आ सके, हम ग्राइंडिंग कर सके। एक पेडेस्टल होता है जिसमें बेस उसमें लगा होता है उसके साथ, उसको किसी बेंच पे नहीं लगाना, तो उसके साथ बेस बना हुआ था जिससे वो अपने आप उचित हाइट पे पहुंच जाता है। तो ये पेडेस्टल ग्राइंडर यहाँ पे बिल्कुल सही। अगला क्या, एक पास में जमा होने वाली धातु। देखिए एक पास मतलब एक पारी में जो डिपॉजिट मेटल होता है डियर, उसको हम लोग रन कहते हैं, और वो पारी में प्रथम रन जो बनता है उसको रूट रन बोला जाता है। एक पारी में जमा होने वाले मेटल, डिपॉजिट मेटल को हम लोग रन कहते हैं, और जो पहला रन बनता है उसको रूट रन बोला जाता है। तो दो चीजें होती है, तो यहाँ पे एक पारी की बात कर रहा है तो वहां पे रन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भैया कह रहा है कि यह क्या, देखिए यहाँ पे देखिए होल की ये निचली सीमा है, ये शाफ्ट हमारी यहाँ तक साइज है, होल नीचे है, शाफ्ट ऊपर पहुंच गया, इसके बीच की बात करा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए होल छोटा है, शाफ्ट बड़ा हो गया, तो आपस में फिट होने में बाधा उत्पन्न होगी, तो इसको हम लोग इंटरफेरेंस फिट बोल देंगे। क्या कह देंगे भाई, होल छोटा है, शाफ्ट बड़ा है, तो अच्छे से जा नहीं पाएगा, फिट नहीं होगा, तो इंटरफेरेंस मतलब बाधा उत्पन्न हो रही, तो इंटरफेरेंस फिट ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। कह रहा है कि कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करने के पीछे का क्या कारण है? जो हम लोग लेथ मशीन का बेड बनाते हैं डियर, वो कास्ट आयरन का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन की दो क्वालिटी होती है, एक तो वो कंप्रेसिव फोर्स अधिक सहन करता है। जो हमारी लेथ मशीन का बेड होता है, उसी बेड के ऊपर तो हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और कैरिएज सब इसी के ऊपर है, इस पर काफी लोड लग रहा है, तो कास्ट आयरन की क्वालिटी वो कंप्रेसिव फोर्स अधिक सहन कर सकता है किसी भी मेटल से। तो एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा, जब मशीनें चलती है तो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। कास्ट आयरन की दूसरी भी क्वालिटी की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। ये दो फायदे हैं। तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स वाला ऑप्शन तो दिया नहीं है, एब्जॉर्ब और वाइब्रेशन दिया हुआ, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ द लेटर ए ड्रिल के साइज पूछा था कि डियर मैंने बताया था ए से जेड तक होता है। ए सबसे छोटे साइज को बताता है, जेड सबसे बड़े को। ए वाला जो होता है 5.944 mm को दिखाता है, और जेड वाला जो है 10.490 mm को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला पूछ रखा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5.944 mm। नेक्स्ट पे आ जाइए। कौन सी गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकती है? विच एक्टिविटी प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिक मेंटेनेंस? जो ब्रेक डाउन को कम करेगी। कैसे होगा? मैंने आपको पहले बताया था, प्रीवेंटिव मेंटेनेंस। अगर आप प्रीवेंटिव मेंटेनेंस करते हो डियर, क्या करते हो आप? प्रीवेंटिव मेंटेनेंस करते हो। प्रीवेंटिव मेंटेनेंस से क्या फायदा होगा कि वह टूट फूट को रोकेगा ना। मतलब पार्ट कोई दिख रहा है आपको, घिस गया है, तो उसको टूटने का वेट नहीं करेंगे, घिस गया तो उसको टूटने से पहले ही बदल देंगे, जिससे मशीन आपकी कम ब्रेक डाउन में आएगी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी है प्रीवेंटिव मेंटेनेंस, जो हमारा ब्रेक डाउन को कम करता है। अगला है शीट मेटल में टीन मैन के एल स्क्वायर का उपयोग क्या है? शीट मेटल में टीन मैन के एल स्क्वायर का उपयोग बताइए भाई फटाफट, मुझे तो प्यास लग जा रही है यार बार बार। आवाज में दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि जो लैंग्वेज होगा डियर वो हिंदी और इंग्लिश में आता है। लैंग्वेज जो आएगा आपको डियर एग्जाम में हिंदी इंग्लिश में रहेगा।
बाकी जैसे हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, शायद जो भी स्टेट होगा वहां की लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, इंग्लिश तो हर जगह कॉमन रहती है, बाकी वहां का लोकल लैंग्वेज रहता है। ठीक है, चलिए शीट मेटल में 3 मैन के एल स्क्वायर का उपयोग, जो शीट मेटल में 3 मैन के एल स्क्वायर, एल मतलब एल आकृति में से बनी होती है, एक ही ब्लेड होती है। ठीक है, तो इसका उपयोग होता है हमारा क्या क्या कह रहा है, टू चेक कंसिस्टेंट नहीं, टू चेक द एंगुलरिटी, कोणीयता जांच नहीं, टू चेक द सिमेट्री नहीं, टू चेक द परपेंडिकुलरिटी ना, कि कोणीयता को जांच करेगा या परपेंडिकुलरिटी को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, क्योंकि 90 डिग्री पे होता है तो परपेंडिकुलरिटी को चेक करेगा, टू चेक द परपेंडिकुलरिटी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह कह रहा चित्र में दिखाया गया बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक क्या दिया, इसको पढ़ना बहुत आसान है, इसको पढ़ना बहुत आसान है। खाना खाने जाना, भैया खाना खाने जाना, क्या खाना लेके वहीं साथ में बोलियो बैठ जाना। ठीक है, जब मोबाइल ले रखे हो भैया, वीडियो देखत बड़ा, मोबाइलिया लेके जइया, वहीं बैठ जइया, वहीं खानो खइया, वहीं मोबाइलियो देखिया, पिक्चर उच्चर देखे तो पता चल यहाँ खानो खात बड़ा और मोबाइलियो देखत बड़ा, साला कौन सी ना गया बना। लेकिन नहीं, पढ़ाई काहे ना करबा, तो यो में लेके जा मोबाइल, बैठा वहीं खाना भी खा, वहीं मोबाइल भी देखा, वहीं पानी भी पिया, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से बात ध्यान दीजिए, देखिए 40 है, 40 के बाद देखिए 41, 41 के बाद 42, 42 से जस्ट पहले मतलब 41 डिग्री ना, 41 से आगे 42 से पहले मेन, पहले इसको पढ़ेंगे तो कितना है, 41 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद अब इस वाले भाग को पढ़ेंगे, 0 है, देखिए कितने खाने, 12 भाग होता है, एक भाग 5 मिनट का होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 भाग हो रहा है, एक भाग 5 मिनट को 6 5 30, इसलिए यहाँ 30 लिखा कि 30 मिनट है। फिर आगे देखिए 35 40 45, और उसके आगे वाला जो एरो बनाया जिसपे 50, मतलब 50 मिनट हो जाएगा, 41 डिग्री 50 मिनट, एक भाग 5 मिनट का होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एग्जाम की डेट रिजल्ट बहुत नहीं बदलेगा यार भाई, 3 तक होना था तो 4-5 दिन अगर इसमें परिवर्तन हुआ, जरूरी नहीं है कि रिजल्ट में परिवर्तन हो सकता है, 10 तारीख को दे दें, या 1-2 दिन बढ़ जाएगा, 12 तारीख में दे देंगे, उसके लिए ज्यादा कहां लोड ले रहे हो, पहले एग्जाम तो दो यार। जैसे आप एग्जाम देने पे फोकस रखो ना, रिजल्ट आएगा वो अपने डेट में आएगा, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए कह रहा है भाई यहाँ के चित्र में कौन सा ड्रिलिंग टूल दिखाया गया, इसमें देखना ना, ये ड्रिल को हमें यहाँ कहाँ पे आना चाहिए, इसको यहाँ सेंटर में आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये बताया गया थोड़ा सा साइड में, यहाँ पहुंच नहीं, मतलब ड्रिल पॉइंट सेंटर में नहीं है, क्या नहीं है डियर, ड्रिल पॉइंट सेंटर में नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस धातु के गुण को बिना किसी टूट फूट के तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगर किसी धातु के अंदर डक्टिलिटी का गुण है तभी उसको तार के रूप में खींचा जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब धातु में किस का गुण होना चाहिए, डक्टिलिटी का गुण होना चाहिए, तभी उसे बिना टूट फूट के तार के रूप में खींचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्रेस्ट के रूट तक के इसको थ्रेड के तत्व की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है। देखिए कोई भी थ्रेड हमारी इस तरह से बनी होती है, थ्रेड बनी होती है ना, तो थ्रेड में क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा मैंने बताया था आपको, ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, यह हमारा क्रेस्ट होता है, यह क्रेस्ट होता है, यह हमारा रूट होता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्रेस्ट से रूट तक की, कहां से, क्रेस्ट से यह हो गया, क्रेस्ट हो गया, यह रूट हो गया, क्रेस्ट से रूट तक के जो ऊर्ध्वाधर दूरी है यह क्या कहलाएगा भैया, तो इसको हम लोग गहराई कहते हैं। क्या कहते हैं, गहराई, डेप्थ बोला जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, डेप्थ वाला ना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है ग्रेड ए व्यू ब्लॉग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास व्यू ब्लॉग 2 ग्रेड के होते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। क्या क्या भैया, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए जो हमारे पास व्यू ब्लॉग होता है डियर, वो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है ऐसा नहीं, हाई क्वालिटी वाली स्टील का बनाया जाता है, ये 100 mm की लंबाई में मिलता है। ग्रेड ए वाला डियर 100 mm की लंबाई में मिलता है, और व्यू ब्लॉक होता है डियर वो हमारा 300 mm की लंबाई में मिलता है, क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो 2 कहानी है, दोनों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए वाला पूछा हुआ है, तो हाई क्वालिटी स्टील को सही करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहा है कि कौन से माइक्रोमीटर में एनविल का आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है।
एनविल को आंतरिक रूप से बदला जा सकता है, ऐसी व्यवस्था कहाँ होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, किसमें बदल सकती है, तो वह होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, क्योंकि वह किसी भी थ्रेड की इफेक्टिव डायमीटर को चेक करता है। तो जैसे कोई थ्रेड 55 डिग्री वाली होगी, कोई 47.5 वाली होगी, कोई 60 वाली होगी, तो उस अनुसार अलग अलग व्ही और एनविल बने होते हैं जिसको हम आसानी से बदल सकते हैं। तो वह किसमें होता है, वह होता है डियर हमारा कहाँ गया, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। देखिए इधर ऊपर नीचे हो जा रहा है ना, टाइम लंबा हो रहा है ना, तो हमारा दिमाग भटका हुआ। अब एक दिक्कत कहाँ हो गई है, वो खाए का नाम ले लेना यार। अब जैसे यार आदमी, चाहे तू होगा चाहे हमको, सबके भूख लगेगा ना, तो याद ना दिलाओ चाहिए। जब तक ध्यान ना रहा तो ठीक है, जब से खाए का नाम ले लो हमारा मन भटक रहा, तो आगे से क्यों खाए का नाम ना लिए, ठीक है। क्लास खत्म हो जाएगा, फिर तुम खाए जाइए हम खाए जाओ, संगे बनल। खाना का नाम कोई नहीं लेगा भाई, खाने के चक्कर में देखो मेरा ध्यान भटक रहा है। देखिए क्या है डियर, व्हाट इज द यूज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड एनालिसिस। आप लोगों का यार, आप लोग तो मतलब वीडियो देखते रहेंगे, खाना भी खा लेंगे, हम तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, हम तो फंस जाएंगे ना। ओंकार धोखे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस काबिल समझा हमको, जबकि उतना आई नाम, ठीक है। चला क्या था, व्हाट इज द यूज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड एनालिसिस ना। मेंटेनेंस रिकॉर्ड एनालिसिस का यूज क्या है, फायदा क्या है डियर, ठीक है। तो इससे फायदा हुआ कि कभी भी मान लीजिए कहीं भी टूट फूट आ रही है, कहीं भी क्या हो रहा है, कहीं भी टूट फूट हो रहा है पार्ट में, आप उसको एक रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो, एक मेंटेनेंस डायरी आपने बना रखी है कि कब कब दिक्कतें आई, कितने महीने बाद कौन सा पार्ट टूट गया। अगर आप तैयार करो तो अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाया करेगा कि यार पिछली बार 4 महीना पे ये पार्ट टूट गया है, तो ये तो भाई टूटे वाला हो, तो उसको टूटने से पहले आप क्या करेंगे, बदल देंगे। मतलब टूटने से पहले बदल देंगे तो आपकी मशीन की ब्रेकडाउन बच जाएगा। तो यही फायदा है कि ब्रेकडाउन कम कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, टू मिनिमाइज द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन को बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर, लेथ में टॉप स्लाइड का उद्देश्य क्या है डियर ना, व्हाट इज द पर्पस। अब देखिए लेथ मशीन जो टॉप स्लाइड होता है, जिसको कंपाउंड स्लाइड भी हम लोग कहते हैं डियर, उसमें क्या होता है, जो टॉप स्लाइड है कंपाउंड स्लाइड रहता है, वो टूल पुश को सपोर्ट प्रदान करता है। और टूल पोस्ट में चूंकि कटिंग टूल भी पकड़ा गया होता है, तो एक तरह से इनडायरेक्टली कटिंग टूल को भी सपोर्ट प्रदान कर देता है। तो वही यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सपोर्ट टूल पोस्ट विथ कटिंग टूल, क्योंकि टूल पोस्ट को सपोर्ट प्रदान कर रहा है और उसी को में कटिंग टूल भी लगा तो उसको भी इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल जा रहा है ना। सारी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला, सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ठीक है। सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, भाई एक कुछ लोग कहाँ, टू सपोर्ट लेंदी वर्क, कैसे जवाब दे रहे हो यार, वो तो टेल स्टॉक का पूछता तब ना यार, टूल पोस्ट पूछ रहा है यार, टी से टूल पोस्ट, टी से टेल स्टॉक को लेकर में चाप देंगे क्या ऐसे काम नहीं चलेगा ना भैया, क्या डियर ऐसे काम चली। देखिए डियर, सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम यहाँ पे ना, या बेस हो गया, या कॉलम हो गया, पिलर हो गया, स्पिंडल जो भी कह लीजिए, या स्नग है भाई साहब, क्या है, या स्नेक है जो स्क्राइबर को पकड़ करके, पीछे क्वेश्चन आया था स्क्राइबर को पकड़ करके कौन रखता है, देखिए कौन पकड़ा है, या स्नग है या स्क्राइबर, स्नग ने स्क्राइबर को पकड़ के रखा हुआ है, ये पूछा भी था इसका नाम क्या है, तो यह स्नग भैया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आ जाइए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, देखिए ये इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न मतलब जिसको अलग न किया जा सके, जो एक ही साथ ढलाई करके बनाया जाता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में ना स्टॉक के साथ उसका डिस्क जो है बनाया जाता है, जिसको हम अलग नहीं, ढलाई के साथ डिस्क और उसको क्या कहते हैं, स्टॉक, डिस्क और स्टॉक एक साथ में, ये हमारा डिस्क होता है और उसके साथ हमारा स्टॉक, ये एक साथ ढलाई करके बनाए जाते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में बार बार डायल को सही मानता है, किसको, जबकि डायल अलग नहीं कर सकता, वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, डिस्क जो स्टॉक का इंटीग्रल पार्ट डिस्क होना चाहिए। देखिए आपके एग्जाम में बार बार डायल को सही माना है, तो आप लोग डियर डायल को ध्यान रखना है ना, क्योंकि लेकिन कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो आप तब ध्यान रखना डिस्क सही करना है। यहाँ अपने ITI वाले एग्जाम में डायल से काम चला लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, रिविट हेड का अंतिम आकार देने के लिए, देखिए रिविट सेट होता है 2 सीटों को नजदीक लाने के लिए, डॉली होती है रिविट के हेड को सपोर्ट प्रदान करने के लिए, रिविट स्नैप होता है जो रिविट को अंतिम आकार देता है, रिविट के हेड बनाने के काम आता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रिविट स्नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या टूल का कौन सा भाग जो ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। फंसने से तो बचा लेता है, ग्रूव में वो फंसता नहीं है, लेकिन उसी की वजह से टूटता भी है, उसी वजह से वो ग्रूव में तो फंसने से बच जाता है, लेकिन वही रीजन उससे से टूट भी जाता है, तो वह है साइड रिलीफ एंगल, जिसकी वजह से टूल काफी पीछे पतला हो जाता है और टूट जाता है, ठीक है, लेकिन फंसता नहीं है, तो साइड रिलीफ एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
ये फाइल की बात है डियर। देखिए ये साइड वाला हमारा एज कहलाता है, ऊपर वाले से फेस या साइड बोलता है, फेस या साइड। ये जो बिना दांतों के कुछ हिस्सा बच जाता है इसको हम लोग हील बोलते हैं। ये एक्स के रूप में जो पूछा है इसको टैंक बोला जाता है। साइड वाला हिस्सा शोल्डर कहलाता है या फेरुल कहलाता है या हैंडल होता है। फेरुल हमारा क्या करता है, लकड़ी का हैंडल होता है, तो जब टैंक अंदर डालते हैं तो हैंडल हमारा क्रैक ना हो, फटे ना, इसलिए मेटल का छल्ला होता है जिसको फेरुल कहते हैं, उसको चढ़ा दिया जाता है। एक्स के रूप में टैंक है। टैंक वाला ऑप्शन क्या है भैया, टैंक वाला ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाते हैं, कह रहा चित्र में दिखाया गया ट्राई स्क्वायर का नाम क्या है। ये हमारी जॉब है और जॉब के हम लोग इन दोनों भुजाओं को चेक कर रहे हैं कि दोनों 90 डिग्री पे है नहीं। इसी तरह इन दोनों को चेक कर लेंगे, इन दोनों को चेक कर लेंगे। तो एक तरह से स्क्वायरनेस, किसी भी जॉब की स्क्वायरनेस को चौकोरपन को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टू चेक द स्क्वायरनेस। दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त। देखिए जब दो पार्ट आपस में मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों अच्छे से आपस में फिट होता कि ना कि दोनों पार्ट आपस में अच्छे से फिट हो रहा है कि नहीं, तो उसी को फिट बोला जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिविट का उपयोग किया जाता है। हैवी स्ट्रक्चरल वर्क, भारी संरचनात्मक कार्य हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में किसका उपयोग करते हैं हम लोग डियर। तो हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में पैन हेड रिविट। कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है, स्नैप हेड रिविट। देखिए हैवी की जब बात करेगा तो पैन हेड रिविट, ऑप्शन बी। कोई भाई पूछ रहा है भैया कितना क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है डियर ना 330 के आसपास है। क्यों, क्योंकि हम लोग थ्योरी के लगभग 230 क्वेश्चन करेंगे। 230 है, 240 है, 237 होगा शायद। थ्योरी के 237 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर WCS के 40 क्वेश्चन है, फिर ED के 44 क्वेश्चन है। तीनों सॉल्व करने वाले हैं ना, थ्योरी, WCS, ED सबके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने। 330 क्वेश्चन लगभग है और हम लोग आ चुके हैं 180 पे। 180 आ चुके हैं, आधे ज्यादा हो गया भाई। चलिए, विच टाइप ऑफ टूल यूज टू चेक द स्क्वायरनेस, हम लोग किसकी मदद से करते हैं, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर में अभी हमने पीछे देखा ना कि ट्राई स्क्वायर की मदद से यहाँ स्क्वायरनेस चेक कर रहे थे। ये क्या था, ट्राई स्क्वायर तो था, वही पलट के यहाँ पे पूछ दिया। तो किसकी मदद से चेक करते हैं भैया, ट्राई स्क्वायर की मदद से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। देखिए अधिक प्रारंभिक लागत डीसी वेल्डिंग का होता है, एसी वेल्डिंग का नहीं। ठीक है, यह कह रहा है अलग धातुओं की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं, यह बिल्कुल सही जवाब है। रेक्टिफायर फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। रेक्टिफायर है इसीलिए मैं बताता हूँ रेक्टिफायर से सबसे बेस्ट है। लेकिन हमारा एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में क्या दिक्कत है कि यह हमारा नॉन फेरस मेटल के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला है वर्नियर हाइट गेज से जुड़े डायल टेस्ट इंडिकेटर का उद्देश्य क्या है। तो वर्नियर हाइट गेज से जो जुड़ा हुआ डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसका जो होता है किसी भी जॉब का क्या होता है, समानांतरता को जांचने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है टू चेक द पैरेललिज्म, समानांतरता को चेक करने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लेथ मशीन शुरू करने से पहले क्या सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए। तो लेथ मशीन शुरू करने से पहले हमें ध्यान रखना होता है, कभी भी मशीन शुरू करें जब हम लोग को पावर सप्लाई देने जा रहे हैं तो मशीन हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में हो। ये नहीं कि जॉब को डेप्थ कट लगा रखे और उसी से चालू करें, नहीं, मशीन हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पावर फीड्स इन न्यूट्रल पोजीशन, मतलब पावर फीड हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में दिया जाए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चित्र में दिखाया गया धातु काटने वाले आरे का नाम देख रहे हैं। यहाँ पे एक हमारा कटर व्हील लगा हुआ जो बड़ा सा गोल होना गोल आकृति में है। तो ये हमारा सर्कुलर सा गोल है भी सर्कुलर था, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई क्या चित्र में दिखाया गया वर्नियर कैलिपर का पार्ट है। देखिए डियर इसका हमें रीडिंग निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये 4 लिखा है, 4 सेंटीमीटर का ये 40 mm का, ये 5 सेंटीमीटर है, 50 mm का। ये देखिए 40 सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या होगा भाई 41, 42, 43, 44, ये जो थोड़ी बड़ी वाली है 45 हो जाएगी ना, फिर 46, 47, 48, 49, 50। वैसे देखिए अगर ये 40 था तो इसका मतलब जो थोड़ा बड़ा वाला है 35 रहा होगा ना, तभी तो 35 तो देखिए 36, 37, 38, 39, 40 हुआ है। ठीक है, अब हमें रीडिंग पढ़नी है। रीडिंग पढ़ते समय आप ध्यान दीजिए कितना होगा। पहले हम लोग यहाँ मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए 0 किससे आगे, तो ये जो 35 वाली लाइन है 35 से थोड़ा सा आगे 0, मतलब हमें फिर 35 लेना पड़ेगा क्योंकि 36 को तो क्रॉस किया नहीं, तो 35 ले लेंगे मेन स्केल की रीडिंग प्लस। अब वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मेन स्केल से मिल रहा है, तो यहाँ पे बना रखा है एरो बना करके, कौन सा भाग कि 20वां भाग मिल रहा है, 20 इंटू लिस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है डियर वो 0.02 mm होती है। बस सॉल्व कर लीजिए, 35 और 20 गुना 40 0.40, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 35.40 हो जाएगा ना। यह ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे सी दे रखा है 35.40, लेकिन आपके एग्जाम में इसको डी वाला माना 35.2 mm, जबकि साफ साफ सॉल्व करने पे 35.40 आ रहा है। तब इसको भी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। रीडिंग